अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आवाज़ अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दें काइंडली, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। आई गेस 5 मिनट्स वाज़ इनफ टू वेट। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट डे मशीन लर्निंग बूट कैंप का। इससे पहले हम वेब डेवलपमेंट का बूट कैंप ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप में से काफ़ी शायद इस चीज़ बात से फ़ैमिलियर होंगे। सो जस्ट आई विल टेक फ्यू मिनट्स। मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेता। आई नो आप लोग यहाँ मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट एआई स्टफ करने आए हैं। सो आपको फिर मैं आपके इंस्ट्रक्टर के हवाले कर दूँगा, जो कि आपको आज प्री प्रोसेसिंग एंड रिग्रेशन के बारे में बताएँगे, एंड देन कल रिग्रेशन के ऊपर, ग्रेडिएंट डिसेंट के ऊपर मज़ीद बात होगी, एंड इन फ्यूचर डेज़ क्लासिफिकेशन एंड इन देन डीप लर्निंग पे बात की जाएगी। मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगा आपको, व्हाट जेडीएस इज़, मैं कौन हूँ, इंस्ट्रक्टर्स क्या हैं, एंड उसके अलावा उसके बाद आपको एक ओवरव्यू जस्ट दिया जाएगा ऑन ऑल 5 डेज़ जो हम इस बूट कैंप के अंदर कवर करेंगे, एंड रेस्ट इज़ योर जर्नी, ऑल द बेस्ट। ओके, सो फ्रॉम माय साइड आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। अ, ओके, सो दिस इज़ आवर कम्युनिटी पेज जेडीएससी यूएमटी का। आप में से अक्सर लोग इससे वाकिफ़ होंगे, आप लोग हमारे ग्रुप का पार्ट भी हैं, सो यू आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। वी हैव अराउंड ऑन आवर ऑफिशियल पेज, आपके पास से नंबर आ रहा होगा। उसके अलावा ऑन आवर ग्रुप एंड कम्युनिटी वी हैव अराउंड 1500 प्लस मेंबर्स। ओके, हम इससे पहले जेडीएससी कम्युनिटी क्या है? सो जेडीएससी का ऑलमोस्ट सबको पता होगा, गोल्ड गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। हम गूगल के अंडर जो स्टूडेंट क्लब्स हैं, यूएमटी चैप्टर का हम पार्ट है। आई एम द को-लीड नूरुल हसन। मेरी एक्सपर्टीज़ भी एआई एमएल में है, और इस पूरे बूट कैंप को मैं सुपरवाइज़ भी कर रहा हूँ, एंड आवर लीड इज़ बेसिकली सादैन हैदर। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे जो हमारी टीम नज़र आ रही होगी रिलेटेड टू इंस्ट्रक्टर्स, दोज आर ऑल आर एआई टीम। आज के जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, सैयद अरमान मेहदी, ही इज़ एआई एमएल लीड टीम के, एंड अब्दुल्ला फैसल एंड मोहम्मद अब्दुल्ला, वो दोनों हमारे एआई एमएल टीम के मेंबर्स हैं। ओके, सो हम इससे पहले काफ़ी इवेंट्स करवा चुके हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इधर सेशन टॉक्स थी, फिर 5 दिन का हमारा वेब डेवलपमेंट बूट कैंप चला। हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बूट कैंप्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, एआई के ऊपर, गिटहब, फ्लटर, सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ दोज़ थिंग्स। आपको उन सब की रिकॉर्डिंग्स इन लिंक्स के ऊपर आके भी आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, जीटीएससी यूएमटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड लिंक्डइन वगैरह से भी आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ओके, सो अगर आप टीम हमारी की बात करें, सो सादैन हैदर इज़ आवर दिस टर्म जेडीएससी लीड। ये इस 2023 और 24 को जेडीएससी लीड कर रहे हैं। अमान मजीद आर प्रीवियस लीड, एंड राइट नाउ ही इज़ अ क्लब एडवाइज़र, और हमें ये हमारी कोर टीम के अंदर पार्ट प्ले करते हैं। कनीज़ आयशा इज़ बेसिकली आवर लीड वुमन इन टेक एंड आवर क्लाउड लीड एज वेल। मी नूरुल हसन को लीड एंड एएमएल इंजीनियर टू। उसके बाद ये हमारी वेब टीम में पार्ट्स आ जाते हैं। हमारी कोम टीम मेंबर एआईएमएल की टीम में सिबगा ज़िशान, पैकर, आज़ान, एंड आपकी अब्दुल्ला फैसल, मुहिब, ही इज़ आवर क्रिएटिव एंड ग्राफिक्स हेड, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, एंड अब्दुल्ला फैसल योर इंस्ट्रक्टर, एआईएमएल टीम का मेंबर। सो ही इज़ आवर टीम, जो कि हम सब इस पे बारे में बात करते हैं। सो आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। दिस वाज फर्स्ट डे, तो इस वजह से जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट डेज़ में ये इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ओके, सो जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। आज 5 दिन में आप करोगे क्या? डिटेल से तो आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी विल हैव क्यूएनए सेशन एज़ वेल, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन में आप कैसे इस चीज़ को लेके चलेंगे? सो 5 दिन में आई नो आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन के नहीं निकलेंगे। हम सब आई गेस हम सब ये चीज़ जानते हैं, ठीक है? हमारा गोल क्या है फिर इन 5 दिनों का? और गोल इज़ बेसिक सिंपल, कि आपको जैसे क्रैश कोर्सेज़ होते हैं, आपको एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली ये बूट कैंप सिखाया जाए। तो हमने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आप रोज़ाना एक किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें।
छोटे लेवल का प्रोजेक्ट, मगर जैसे फॉर एग्जांपल हम अब प्री प्रोसेसिंग रिग्रेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप क्लासिफिकेशन को जस्ट एल्गोरिदम्स लेवल पे ना पढ़ रहे हो, आप उन एल्गोरिदम्स को पढ़ो एंड वहाँ उसके अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट डेवलप करो, तो आपको उसके यूज़ केस सिनेरियो भी थोड़ा सा समझ आ रहा हो। एंड इसके अंदर हमने एक और चीज़ क्या ऐड की है, हमने इसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं, स्टैकिंग, रैंडम फॉरेस्ट की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, ग्रेडियंट डिसेंट है, आपके पास ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, हमने क्रॉस वैलिडेशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, ताकि जो चीज़ें हमें नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पे जस्ट एल्गोरिदम्स पढ़ा के तो बंद कर दिया जाता है, उन चीज़ों को हम बड़े अच्छे से टैकल कर पाएँ। सो दिस वाज़ आवर अप्रोच, आवर गोल। इसमें ऑब्वियसली हम आपके सजेशंस भी चाहेंगे लास्ट में, अगर हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम, गलती होती है, कुछ भी होता है। कोई आपको वॉइस वॉइस ठीक नहीं आती या आपको कंटेंट में प्रॉब्लम नज़र आती है, कहीं पे कोई लैकिंग नज़र आती है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम वेलकम करेंगे। आप बताएँ, अपनी फीडबैक्स दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उन फीडबैक्स के ऊपर काम करके तो आपके लिए, हम भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट्स हैं, तो एक कम्युनिटी अपने ही फेलोज़ के लिए एक बेटर बूट कैंप एंड एक बेटर कोर्स लेके आएगी इंशाल्लाह। तो चलें, विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सो हेड अब आपके इंस्ट्रक्टर्स जो कि आज के कोर्स के सैयद अरमान मेहदी हैं, वो और आप लोग सीखें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। जी अरमान, आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज का जो हमारा फर्स्ट डे है हमारे इंट्रो टू एमएल कोर्स का, वो रिलेटेड है डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड इंट्रो टू एमएल से। मैं आज 2 दिन आपको पढ़ाऊँगा, डे 1 और डे 2, यानी कि आज और कल। और इंशाल्लाह इन 2 दिनों में हम जो अपनी डेटा प्री प्रोसेसिंग है उसको कवर करेंगे, मशीन लर्निंग का इंट्रो लेंगे और लीनियर रिग्रेशन को पढ़ेंगे। आज का जो हमारे टास्क है वो हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे डिटेल से डेटा प्री प्रोसेसिंग को देखेंगे और थ्योरेटिकली एमएल का इंट्रो लेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और मशीन लर्निंग की क्या अप्रोचेज़ होती हैं एंड व्हाट्सएवर। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी अप्रोच होगी हमारे कोर्स के अंदर, हमारे इस आज के सेशन के अंदर, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग है। जैसे कि इतना तो आप सबको आइडिया होगा, आप सब स्टूडेंट्स हैं, कि जो हमारा मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग को करने से पहले हमें अपने डेटा को एनालाइज़ करना होता है, डेटा का एनालिसिस करना होता है, साथ अपने डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स हमने अपने डेटा को तैयार करना होता है कि हम अपने डेटा को जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर फिट कर सकें, उसके लिए हमें तैयार करना होता है। हमने पहले अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है? उसके अंदर से मिसिंग वैल्यूज़, आउटलायर्स रिमूवल, ठीक है? ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, स्केलिंग करनी पड़ती है, जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं उनकी इनकोडिंग करनी पड़ती है। तो ये सारा काम जो है फीचर इंजीनियरिंग का और डेटा एनालिसिस का, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के ही अंदर आता है। तो हम इंशाल्लाह आज जो है अपनी डेटा प्री प्रोसेसिंग शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आई होप आप मेरी स्क्रीन जो है वो देख पा रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है किसी भी डेटा के बारे में, डेटा प्री प्रोसेसिंग का पहला स्टेप क्या होता है? तो वो होता है अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना, कि हमारे डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, हमें अपने डेटा के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली 5 टू 6 क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर ये 6 क्वेश्चंस जो हैं आप वो पूछते हैं
क्या नाम है, अपने आप से या अपने डेटा को देखकर आप ये 6 क्वेश्चंस जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने डेटा को जो है वो समझ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले ऐसा कुछ करते हैं कि हम एक डमी डाटा लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो वर्क करना शुरू करते हैं। हम अपने डेटा को से वो 6 क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है। हम अपने डेटा के अंदर जो तमाम स्टेप्स हैं वो करेंगे और फिर उसी डेटा के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कल उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाएं और उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सेल्फ इम्प्लीमेंटेड क्लास लिखने की भी कोशिश करें अगर हमारे पास टाइम बचा, ठीक है। और हम कोर इंट्यूशन लें कि जो रिग्रेशन रिग्रेशन का मॉडल होता है उसकी कोर इंट्यूशन क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम मूव ऑन करते हैं और मैं जो है अपनी कोलैब फाइल बनाता हूँ और उस कोलैब फाइल को मैं आपको शेयर करूँगा, नोटबुक को, ठीक है। और उसी नोटबुक को जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, उसी के अंदर हम रिग्रेशन करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप सब भी जो है, अगर आप चाहें और अगर आपको सूट करता है तो आप सब भी अपनी जो कोलैब फाइल बना लें, ठीक है। और क्या नाम है उसके ऊपर हमारे जो स्टेप्स हैं आप उसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ सुपर स्टोर की सेल्स का, ठीक है। मैंने केगल से एक डेटा सेट उठाया है सुपर स्टोर की सेल्स का, किसी भी एक सुपर स्टोर है तो उसकी सेल्स का डेटा सेट है, वो मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी कोलैब फ़ाइल बनाई, ठीक है। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा प्री प्रोसेसिंग, एंड ये मैंने अपनी फ़ाइल का जो है वो नाम रखा है। ओके, तो आपको कोलैब के अंदर जो अपनी डेटा की फ़ाइल ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। उस डेटा की फ़ाइल को मैंने यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सेट मैंने ऐड कर लिया अपना, तो हम अपनी ज़रूरी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पैकेज यूज़ करेंगे वो numpy यूज़ करेंगे, ठीक है। और pandas यूज़ करेंगे और हम मैटप्लोट्लिब यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप ये चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी कि numpy जो हमारी बेसिकली लाइब्रेरी होती है, इसको हम न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं। और ये जो हमारी लाइब्रेरी है ये हमारी अरेज़ और मैट्रिसेस के साथ जो है डिलील करने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा हम इसके ज़रिए स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, आई.ई. मीन, मोड और मीडियन, ये सारी चीज़ें भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो numpy का यूज़ हमारी एमएल में होता है वो numpy की अरेज़ के साथ डील करना है, क्योंकि हमारे जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो डेटा को डेटा फ्रेम की शक्ल में नहीं, जिस तरह हमारे पास एक डेटा सेट होता है उस शक्ल में, बल्कि अरेज़ की फॉर्म में रीड करते हैं। तो इसलिए हमें numpy को समझना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल पाइथन। और हमारे डेटा की जो मैनिपुलेशन है उसके लिए और बेसिक डेटा एनालिसिस के लिए जो हमारी लाइब्रेरी यूज़ होती है वो पांडास है। और मैटप्लोट्लिब हमारी बेसिक लाइब्रेरी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है।
ओके, ठीक है। सबसे पहले हम अपना डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के लिए चूँकि मेरी फ़ाइल जो है वो एक एक्सेल फ़ाइल है, मैं एक डेटा नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है? और उसके अंदर मैं पांडास से अपनी एक्सेल फ़ाइल रीड कर रहा हूँ, रीड एक्सेल, ठीक है? अगर हमने सीएसवी फ़ाइल रीड करनी हो तो हम जो है वो सीएसवी यूज़ करते हैं, pandas डॉट रीड सीएसवी। लेकिन चूँकि मेरी अभी फ़ाइल एक्सेल फ़ाइल है, जैसे कि इसकी एक्सटेंशन बता रही है, तो मैं जो है एक्सेल की कमांड यूज़ करूँगा। ओके, सो मैं यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ और ये इसको अपना पाथ देता हूँ ताकि मेरे डेटा को रीड कर ले। ये फर्स्ट सेल रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो हम अपने डेटा को देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो कैसा है। ये देखें, ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है? ये बेसिकली समहाउ ये 51,000 रोज़ हैं, ये काफ़ी लार्ज डेटा सेट है। और हमारे पास इसमें हमारे एक किसी भी सुपर स्टोर की सेल्स का डेटा है, ठीक है? कि एक सुपर स्टोर्स में जो सेल्स हुई हैं वो रिस्पेक्टिव डेट के साथ कि इस डेट को ये वाली ऑर्डर आईडी थी, ठीक है? शिपिंग डेट ये थी, शिप मोड ये था, ठीक है? कि स्टैंडर्ड था ये, और कस्टमर नेम ये था, ठीक है? सेगमेंट ये था, ठीक है? और किस स्टेट के अंदर डिलीवर हुआ, कंट्री, मार्केट, ठीक है? इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ठीक है? और हमारे पास सेल्स भी दी हुई हैं कि कितनी सेल्स हुई, ओके? और हमारे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, तो ये डेटा है जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आपको अपने डेटा को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और उस डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछते हैं। यहाँ पे लिखूंगा डेटा अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री प्रोसेसिंग। ये डेटा प्री प्रोसेसिंग की जो पहली आपका स्टेप है वो डेटा अंडरस्टैंडिंग है, कि आप डेटा को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली डेटा है क्या। उसके लिए मैं कहूँगा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ शेप ऑफ द डाटा, कि हमारे डेटा की शेप क्या है, ठीक है? डेटा की शेप फाइंड करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे, डेटा यानी कि जिसके अंदर मेरा वेरिएबल जिसमें मेरा डेटा स्टोर है, डेटा डॉट शेप, ठीक है? ये मेथड जब हम कॉल करेंगे तो ये देखिए बेसिकली हमारे पास अपने डेटा की शेप आ गई कि हमारे डेटा के अंदर 21 कॉलम्स हैं, ठीक है? और 51,000 रोज़ हैं, ठीक है? आई होप ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ जो है वो पूछते रहें चैट के अंदर। ओके, तो ये था कि हमने अपने डेटा की शेप फाइंड की, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है? अब कि हमारा डेटा किस तरह दिखता है, हमारे डेटा की एक शक्ल क्या है, हमारे डेटा का एक सैंपल क्या है, उसके अंदर क्या वेरिएशन है, उसको करने के लिए आप एक कमांड यूज़ करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अपना, व्हाट इज़ या हाउ डज़ माय डेटा लुक लाइक, ठीक है? इसके लिए मैं अपने डेटा का हेड कॉल करता हूँ। बेसिकली डेटा का हेड कॉल करना क्या होता है कि आपके डेटा के अंदर 50,000 रोज़ है। अगर आप उसकी पहली 4 या पहली 5 या पहली 10 रोज़ देखना चाहो एज़ ए हेड कि मेरे डेटा के फेस क्या है, उसका हेड क्या है, तो वो आप इस मेथड के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। देखिए मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज़ जो है वो अपने डेटा की दिखा दी है, ठीक है? और अगर आप इसके अंदर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दें कि मुझे 4 रोज़ दिखा दो ब्रैकेट्स के अंदर, तो फिर वही 4 रोज़ दिखाए, ठीक है? इसी तरह आप डेटा की टेल भी फाइंड कर सकते हैं कि डेटा की लास्ट पे क्या डेटा है, ठीक है? तो ये हमें लास्ट की 5 रोज़ मिल गई हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आपने ना लास्ट की रोज़ फाइंड करनी हो, ना आपको शुरू की रोज़ चाहिए, आपको रैंडमली डाटा के अंदर से कुछ सैंपल चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिड ऑफ द यानी कि एक फर्स्ट परसेंटाइल यानी कि जो शुरू का 25% ऑफ डाटा वहाँ से कोई रो आ जाए, एक बीच में से आ जाए, एक उसके थर्ड पार्ट में से आ जाए, एक आखिर में से आ जाए। अगर आप रैंडमली देखना चाहते हैं ये चेक करने के लिए कि आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, आपके डेटा के अंदर वेरिएशन कैसी है, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं डेटा डॉट सैंपल, ओके? तो ये सैंपल हम कॉल करते हैं।
तो ये देखें, ये मैं 5, ये एक अभी सैंपल मेरा, चूँकि मैंने स्पेसिफ़ाई नहीं किया था, मैं लिखता हूँ 5 सैंपल्स चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास 5 सैंपल्स जो हैं वो मिल गए हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ इंडेक्सेस का डेटा। ये देखिए, ये फर्स्ट परसेंटाइल में है 13,000, फर्स्ट 20,000 में, ये सेकंड में, कि इस तरह उन्होंने बीच में से दिया। और ये हमारे पास सैंपल आया एक डाटा का, यानी कि रैंडम हमारे पास 4 रोज़ जो है वो रैंडमली सैंपल जो है वो हमें दिखाया गया, जिसको हम देख सकते हैं। ओके, तो ये तो था कि हमारा डेटा दिखता किस तरह है, हमारे डेटा की क्या नाम है, लुक किस तरह की है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हमने हेड को देखा और टेल को देखा, तो हमें देखने में फ़िलहाल कोई मिसिंग वैल्यू, ठीक है, या कोई इनफॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही कि हमारे पास देखिए ये डेट है तो डेट एक ही फॉर्मेट में है, शिपिंग डेट तो वो एक ही फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हमें इस तरह का कोई जो है नॉइज़ जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे डेटा के जो फीचर्स हैं, हमारे डेटा के जो कॉलम्स हैं, वो किस तरह के हैं। व्हाट टाइप ऑफ कॉलम्स आर देयर इन डाटा, व्हाट टाइप ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसको देखने के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे डेटा डॉट इन्फो, ठीक है। डेटा की इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, इसको हम कॉल करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास हमारे डेटा के जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, हमारे डेटा की जितने भी क्या नाम है कॉलम्स हैं, उन सब का हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। कि उसकी टाइप क्या, हमारी फर्स्ट जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है, ठीक है। या मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंट क्या होता है, ठीक है, और डेट टाइम क्या है। और ये हमें बता रहा है कि जी ये इतनी सारी जो है वो नॉन नल वैल्यूज़ है। नॉन नल वैल्यूज़ का मतलब कि मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है, नल वैल्यूज़ नहीं है, नॉन नल वैल्यूज़ इतनी है, ठीक है। और ये उनकी डेटा टाइप्स आ रही हैं। अच्छा, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होती है वो हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा में काउंट होती है। अभी अभी हम डिटेल से भी बात करेंगे कि हमारे पास 3 किस्म का या 2 किस्म का डेटा होता है। एक कैटेगोरिकल डाटा, और एक हमारे पास होता है क्या नाम है, न्यूमेरिकल डाटा। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है वो इंट होता है, फ्लोट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी किसी चीज़ की, सेल्स प्राइस या सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया, शिपिंग कॉस्ट क्या थी, ऑर्डर प्रायोरिटी, सॉरी ईयर, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास इंटीग्रल चीज़ें हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट, कंट्री, ये हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा, मार्केट कौन सा, रीजन क्या है, प्रोडक्ट है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, ये हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है, जिसको यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर किया हुआ। लेकिन अगर हम चाहें, हमने किसी को एज ए कैटेगरी डील करना है, तो हम उसकी डेटा टाइप चेंज करके कैटेगरी भी कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस जो है वो रन कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे डेटा की कुछ इन्फो है हमारे पास जो आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आर देयर एनी मिसिंग वैल्यूज़, क्या हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। ओके, आर देयर एनी मिसिंग वैल्यूज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं अपने डेटा के ऊपर कोड लिख रहा हूँ, डाटा डॉट इज नल का मेथड मैंने कॉल किया, ठीक है, कि हमारे डेटा के अंदर कहाँ कहाँ पे नल वैल्यू इज नल, ठीक है। ये हमें, ये एक बूलियन डाटा टाइप का मेथड है, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, जिस रो के अंदर नल वैल्यू होगी, ठीक है, ये उसको फॉल्स ट्रू रिटर्न कर देगा, और जहाँ पे नॉन नल वैल्यूज होंगी ये उसको हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स का मतलब है यहाँ पे नॉन नल वैल्यू, यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है। लेकिन इस तरह देखने से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे डेटा के अंदर कितनी नल वैल्यूज है, कितनी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नल के आगे सम की कमांड लिख देते हैं कि जितनी भी नल वैल्यूज हैं उनको सम करके हमें बताओ, राइट, ठीक है। तो ये हमारा डेटा था। इसके अंदर फॉर्चुनेटली कोई क्या नाम है मिसिंग वैल्यू नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ मैं एक और फाइल इंपोर्ट करूँ जिसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हों, ठीक है, ताकि फिर हम ये चीज़ भी डिस्कस करें कि उन मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट कैसे करना है, उन मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कैसे करना है। ये चीज़ अभी हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखते हैं अपने डेटा के अंदर। नेक्स्ट चीज़ है, किसी भी डेटा को जब हम स्टार्ट करते हैं उसका एनालिसिस करना या उसकी प्री प्रोसेसिंग करना, वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, हमारे डेटा की डिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली।
तो उसके लिए हम मेथड कॉल करते हैं डाटा डॉट डिस्क्राइब। देखिए ये हमारे पास जो डेटा की हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा बट कैसे क्या मतलब है इसका, यानी कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उन तमाम के तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का काउंट, यानी कि कितनी वैल्यूज़ हैं, उनका मीन, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि मीन से जो हमारी वैल्यू है वो कितनी डेविएट कर रही है, बेसिकली समहाउ कितनी वेरिएंस है डाटा में। वेरिएंस अगर हम अंडर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे डेटा में डेविएशन कितनी है, मीन से कितनी दूरी है, फैलाव कितना है डाटा का। और तमाम के तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसका 25th परसेंटाइल क्या है, यानी कि 25% ऑफ डाटा कितना है, 25% ऑफ डाटा क्या है, 50% ऑफ डाटा क्या है, यानी कि मीडियन क्या है, ठीक है, और 75% डाटा क्या है। जिन्होंने क्या नाम है वो पढ़ा होगा, स्टैट्स पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि इसको हम क्वार्टाइल 1 कहते हैं, इसको क्वार्टाइल 2 यानी कि मीडियन कहते हैं, और ये हमारे पास Q3 क्वार्टाइल 3 आ जाता है, ठीक है। और अगर परसेंटाइल की तरफ परसेंटाइल अब देखें क्वांटाइल्स में, तो ये 25th परसेंटाइल होता है, ये 50th परसेंटाइल, और ये 75th परसेंटाइल। आई होप जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हुई है उनको ये चीज़ समझ में होगी। तो ये बेसिकली हमारा Q1 Q2 Q3 है, और जिनको नहीं पता उनके लिए ये कि हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कि 25% डाटा कहाँ लाया करता है, 50% और 75%, ठीक है। ये हमारा जो है वो हमें बता रहा है। और हमारे डाटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सेल्स के कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट मैक्सिमम कितनी आई है। तो अगर हम इसको देखें, इसको गौर करें, तो डिस्क्रिप्शन हमें काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो बता सकती है, काफ़ी कुछ बता सकती है। ओके, सो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हम अपने डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या पूछते हैं। वो ये क्वेश्चन है कि आर देयर एनी डुप्लीकेट वैल्यूज, कि क्या यहाँ कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद है। डेटा डॉट डुप्लीकेटेड की कमांड में कॉल करता हूँ, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखिए जिस तरह हमने इस नल की कमांड रन की थी और उसने हमें फॉल्स या ट्रू बताया था, इसी तरह डुप्लीकेटेड भी हमें बूलियन डाटा टाइप हर रो की रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका सम कॉल करते हैं तो हमें पता चलेगा हमारे डेटा में कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यूज है। कोई भी डुप्लीकेटेड वैल्यू हमारे डेटा में नहीं है। अगर हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि अगर तो वो क्या नाम है 5% से कम है, तो हम उनका पहला जो डुप्लीकेट्स हैं, बल्कि मेजरली डुप्लीकेट्स के साथ हम यही करते हैं कि जो भी हमारे डुप्लीकेट रोज हैं उनकी पहली रो को हम रख लेते हैं, ठीक है, और बाकियों को ड्रॉप कर लेते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स की, ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेटेड, ड्रॉप डुप्लीकेट्स को हम यूज़ करते हैं। मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं एक और डाटा सेट इंपोर्ट करूँ जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ और डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हो, और हम उसको हैंडल करके देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप किसी भी डाटा के अंदर देखते हैं वो है कोरिलेशन ऑफ डाटा। डाटा के अंदर कोरिलेशन कितना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, कोर, डाटा डॉट कोर। ये क्या करेगा हमारे पास, ये हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रिंट करके देगा। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे डेटा के तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोरिलेशन बता रहा हो कि उसके अंदर कोरिलेशन कितना है। ये देखें, ये हमारे पास एक कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रिंट होके आ गया हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स का, और ये हमें बता रहा है कि हमारे डेटा के अंदर कितना कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल सेल्स और सेल्स, इनका तो क्योंकि सेम है तो 1 वैल्यू आ रही है, इसकी रेंज 0 से 1 होती है कोरिलेशन की। सेल्स और क्वांटिटी, ठीक है, सेल्स और क्वांटिटी में कितना कोरिलेशन है, 0.31, सिर्फ 0.3 जो है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। सेल्स और डिस्काउंट, इसके अंदर चूंकि हमें पता है सेल्स और डिस्काउंट में कोई रिलेशन नहीं बनता, इसलिए इसके अंदर -0.0 यानी कि बहुत कम जो है वो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन बहुत कम। सेल्स और प्रॉफिट, देखिए सेल्स और प्रॉफिट के अंदर 0.48 जो है हमारे पास कोरिलेशन है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली हाई कोरिलेशन है, क्योंकि बेसिकली हमें पता है अगर ज़्यादा सेल्स होगी तो ऑफिशियली जो है वो प्रॉफिट भी हमारे पास ज़्यादा आएगा। देखिए इसी तरह हमें बताया जा रहा है कि सेल्स और शिपिंग कॉस्ट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कोरिलेशन 0.76, यानी कि ये दो फीचर्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो जो 1 के पास होगा, ठीक है, अगर वैल्यू, तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों फीचर्स के अंदर जो है वो रिलेशन ज़्यादा है, और अगर वो 0 के पास होगा तो हमारे पास वो रिलेशन जो है वो कम है। अगर वो माइनस में होगा,
ठीक है, जिस तरह के ये माइनस में कुछ हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो वो इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अच्छा, डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेटेड क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड ये होता है कि फॉर एग्जांपल सेल्स बढ़ेंगी तो शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है ना? सेल्स बढ़ेंगी तो शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर परफेक्ट डिस्काउंट और प्रॉफिट देखें, डिस्काउंट और प्रॉफिट के अंदर इनवर्स रिलेशन है -0.31 का। कोई ज़्यादा बड़ा कोरिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी है, ठीक है? मिनिमल अमाउंट है। अब देखें ये सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम डिस्काउंट ज़्यादा देंगे तो प्रॉफिट में कमी होगी, ठीक है? और अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे तो डिस्काउंट में कमी होगी, ठीक है ना? तो ये एक बेसिक सी बात है, ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। ओके। देखिए शिपिंग कॉस्ट और सेल्स के अंदर रिलेशन है कि अगर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लेंगे तो यहाँ सेल्स ज़्यादा आ रही है, ये हमारे पास एक इंसाइट आया देखकर कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है जिसकी मदद से हम हीट मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं और वो हम इंशाल्लाह भी ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के आगाज़ में हम पूछते हैं अपने डेटा के बारे में कि डेटा की इन्फो क्या है, डेटा की डिस्क्रिप्शन क्या है और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, वो बेसिकली होता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का कि हम अपने डेटा का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, ठीक है? एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किस तरह से करते हैं, हम उसके अंदर इनसाइट्स रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये एक जो काफ़ी लंबी टास्क होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को प्रॉपरली जो है वो हर एक फीचर को पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है? फिर दो फीचर्स को आपस में मिला के एनालाइज करते हैं, फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं और इस प्रोसेस को जो है हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस यानी कि ईडीए का नाम देते हैं। उससे पहले आप मुझे सब बताएं कि जो अभी तक मैंने आपको बताया है डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में, वो आप सबको समझ में आया है कि नहीं आया? और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं चैट के अंदर। ओके ओके, तो हमारे 46 पार्टिसिपेंट्स होंगे माशाल्लाह। ओके ओके, शेप और डिस्क्राइब का रिपीट करना है, अच्छा ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, अच्छा शेप किसी ने कहा है मुझे। देखिए ये हमारे डेटा जो एक डेटा फ्रेम है ना, ये आपको तो एक डेटा फ्रेम की सूरत में नज़र आ रहा है, यानी कि एक डेटा सेट की सूरत में नज़र आ रहा है कि इसके नाम है। लेकिन जब हम वो एक ये बैकएंड के ऊपर जो नमपाई है पाइथन का जो या पांडास है, वो एज़ ए नमपाई की अरेज को डील करे, एज़ ए अरेज को डील करे। अरे क्या होता है? अरे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है ना? एक मैट्रिक्स जो होता है ना वो सिंपली एक अरे होता है। ये जब आगे हम देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जब हम मशीन लर्निंग तक जाएँगे, जब अपनी पाइपलाइन तैयार करेंगे। अच्छा, तो ये जो हमारा डेटा है इसकी कुछ ना कुछ शेप होगी। शेप से मुराद इसके अंदर रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है। तो उसके लिए हम डेटा की शेप कॉल कर रहे हैं कि डेटा डॉट शेप। उसके अंदर पहला पैरामीटर में बताया जा रहा है कि इसकी रोज़ कितनी है और दूसरा बताया जा रहा है कि इसके कॉलम्स कितने हैं। जिस तरह देखो यहाँ पे है ना 551,290 रोज़ एंड 21 कॉलम्स, ठीक है? तो 21 इसके कॉलम्स हैं, यानी कि 21 ये देखें, ये वर्टिकल कॉलम्स है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रोज़ कितनी है 51,000, ठीक है? ये हमारे पास जो है डेटा है। दूसरा आपने डिस्क्रिप्शन पूछी, तो डिस्क्रिप्शन होती है कि हमारे डेटा के जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं जैसे कि सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, इनकी मैथमेटिकल मेजर्स, इनका मीन, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मिनिमम कितना है, यानी कि फॉर एग्जांपल मिनिमम सेल कितनी गई, उसने कहा 0.44, मिनिमम क्वांटिटी क्या थी 1, मिनिमम डिस्काउंट क्या था 0, मिनिमम प्रॉफिट कितना आया -65.9 यानी कि नुकसान हुआ, मिनिमम कॉस्ट, इसी तरह ये मैक्सिमम, ठीक है? और ये 25%, 55%, 75% क्या है कि हमारा जो डेटा है पूरा सेल्स का उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट 25% कितना डेटा, यानी कि 30.75, जो 25% डाटा है ना उसमें सेल्स जो है वो 30.7 यानी कि 25% रोज में ये है और क्या नाम है 50% रोज में क्या है सेल्स 85 हुई है, ठीक है?
85 आई मुझे लगता है परसेंटेज होगी या कोई उनकी यूनिट होगा, क्वांटिटी होगी, और इसी तरह 75%। और ये हमारा मैक्सिमम आया। मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हुई है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यस, लीनियर अलजेब्रा इज़ इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम अरेज के साथ डील कर रहे हैं, मैट्रिसेस के साथ डील कर रहे हैं। तो ये मैट्रिसेस के साथ डील करना ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा ही है, ठीक है। और बहुत से एल्गोरिदम्स के अंदर, जैसे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर डायरेक्टली लीनियर अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है, और भी बहुत से उसके अंदर। जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की अगर खुद से क्लास लिखने जाए तो उसकी भी जो इंट्यूशन है वो उससे रिलेटेड है, लीनियर अलजेब्रा से। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है ईडीए, इसके अंदर हम 3 अप्रोचेस यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला यूनिवेरिएट एनालिसिस, सेकेंडली बायोवेरिएट एनालिसिस, एंड थर्डली मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अच्छा, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है कि आप एक एक वेरिएबल को अलहदा से एनालाइज करो, ठीक है। बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है कि आप दो वेरिएबल्स जो आपस में को रिलेटेड हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये शिपिंग कॉस्ट और सेल्स, ठीक है, या जो इन्वर्सली कोरिलेटेड है या डायरेक्टली रिलेटेड है, आप उनका क्या नाम है आपस में जो है वो एनालिसिस करो, उनके प्लॉट्स ड्रॉ करो, ताकि आपको उनके बारे में जो है कुछ इंसाइट पता लगे। मल्टीवेरिएट क्या होता है कि दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को या दो से ज़्यादा जो फीचर्स हैं आप उनको आपस में एनालाइज करो, ठीक है। अच्छा, इसको चूँकि अगर मैं स्क्रैच से करना लगूँगा तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने पहले से एक ईडीए करके रखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको वो ईडीए दिखाता हूँ, ठीक है? और उसको हम समझते हैं, और वो चूँकि मैंने बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, तो उसको समझ के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आसानी होगी, और वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड भी कर दूँगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ओके, सो नहीं, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। अभी जर्नी काफ़ी लंबी है। अरमान जस्ट आपको अभी स्क्रीन शेयर करते हैं एंड आपको ईडीए वाली पूरी नोटबुक समझा भी देंगे, पूरा ओवरव्यू कर देंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली 1 घंटे में हम पूरा ईडीए नहीं कर सकते किसी प्रोजेक्ट का। काफ़ी लंबा कोड और सब कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। तो आपको प्रॉपर फ्लो समझा देंगे एंड उसके अंदर स्पेसिफिक कमांड्स को कुछ सेल्स को रन करके लिख के लाइव भी दिखा देंगे। ओके, सो दिस इज़ माय नोटबुक। ओके, सो दिस इज़ माय नोटबुक, ठीक है। अ, ओके, तो ये मेरे पास डाटा है कुछ, ठीक है। ये मेरे पास स्पॉटिफ़ाई का डाटा है, स्पॉटिफ़ाई के सॉन्ग्स का डाटा है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। मेरे पास स्पॉटिफ़ाई के कुछ गानों की आईडीज़ हैं, उनके क्या नाम है, गानों का नाम है, ठीक है, उनके आर्टिस्ट का नाम है, उनकी जॉनरा है, और ये कुछ उनके ऑडियो फीचर्स हैं, ठीक है। कुछ ऑडियो फीचर्स हैं मेरे डाटा के, ठीक है। स्पॉटिफ़ाई के जो ट्रैक्स हैं, यानी कि गाने के अंदर डांसेबिलिटी क्या है, एनर्जी क्या है, कितनी है, कि ये लाउडनेस, ये कुछ क्या नाम है फीचर्स हैं, इनको हम देखते हैं। अच्छा, और हर हर हमारी जो रो है ना, ये बेसिकली एक गाना है, एक सॉन्ग है, ठीक है। जिस तरह के आप देख रहे होंगे, और इसके अंदर पॉप जॉनरा भी है, हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी हैं, ठीक है, कव्वाली और सूफ़ी सॉन्ग्स भी हैं। ये मैंने इसलिए चूज़ किया, और मुझे इसीलिए खोलने में भी देर लगी। पहले मैं कोई और दिखाने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं क्यों ना ऐसी चीज़ यूज़ करूँ जो ज़रा इंटरेस्टिंग भी रहेगी, और जिसके हमें करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास मेरा डेटा सेट है, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि डेटा के ऊपर कुछ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वही मैंने इसके ऊपर किया। मैंने डेटा की टेल चेक की,
ठीक है? ये मेरे डेटा की टेल है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ अननोन कॉलम्स हैं, ये देखिए अननेम्ड 0, क्योंकि ये मैंने डेटा के जो ये डेटा मैंने सारा खुद फेच किया है, तो इसकी कलेक्शन खुद की है। इसके अंदर कुछ फ़ज़ूल से कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है? अननेम्ड 0, ये 0 ये आ जाते हैं होते हैं। ये सारा गन यानी कि एक तरह का नॉइज़ है डाटा के अंदर, हम इसको क्लीन करेंगे डेटा क्लीनिंग के अंदर। और इस डेटा सेट को यूज़ करने की एक वजह ये भी थी क्योंकि सेल्फ कलेक्टेड है, इसमें बहुत सारी इस नॉइज़ होगा, गलतियाँ होंगी, तो उसको हम करेक्ट करेंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि डेटा क्लीनिंग थी, बिकॉज़ डेटा क्लीनिंग इज़ आल्सो अ स्टेप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा के अंदर हम नल वैल्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो नल वैल्यूज़ देखें आप, ये जो पहले हमारे 2 फ़ज़ूल से कॉलम्स थे, इनके अंदर एक पूरा ही नल है, तो इसके और कुछ जो है हमारे पास ये एंड वाले कॉलम्स के अंदर नल वैल्यूज़ है, ठीक है? ये हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ है, ठीक है? अच्छा, अब देखें डेटा क्लीनिंग के अंदर जो पहला स्टेप आता है, डेटा क्लीनिंग जब हम करते हैं ना, अपने डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, ये जो फ़ज़ूल कॉलम्स होते हैं ना, उनको ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये अननेम्ड 0.1, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे डेटा के अंदर। ये कलेक्शन के अंदर जो है ना, ये आ जाता होता है अक्सर। गंद है एक तरह का डेटा के अंदर, तो इसको मुझे ड्रॉप करना है, ठीक है? तो ये दोनों कॉलम्स जो है मैं ड्रॉप करता हूँ, और उसके अलावा मुझे कौन-सा अपने डेटा सेट के अंदर कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा गोल है इसके अंदर कि मैं एक म्यूज़िक मूड प्रेडिक्टर ऐप बना रहा हूँ। मैं अपने ऑडियो फीचर्स की बेस पर मूड्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ गानों के। लेकिन अभी हमारा इस लेक्चर में जो मेन फ़ोकस है वो एनालिसिस करना है। तो हमें ऐसे कॉलम ढूँढने हैं जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जिनका जो कोई गाने के बारे में स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है? जैसे कि एरर, अब ये एरर नाम का कोई वेरिएबल है, ये हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है? तो हम इसको जो है वो क्या नाम है, निकाल देंगे। एनालिसिस यूआरएल, ठीक है? ये हमारे पास जो स्पॉटिफ़ाई को अपने गानों के ऊपर डिस्क्रिप्शन देता है, एनालिसिस है, उसका यूआरएल है। इसमें ज़्यादातर नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? और ये ट्रैक का रेफ़रेंस है या उसका यूआरआई है, ठीक है? ये हमें कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? अब डेटा को ड्रॉप कैसे करते हैं? जब भी आपने ड्रॉप करना हो, तो आप ड्रॉप कैसे करते हैं? ड्रॉप करने के कमांड यूज़ करते हैं, डेटा डॉट ड्रॉप, ठीक है? डेटा डॉट ड्रॉप, उसके बाद आप एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये पाइथन की एक लिस्ट के अंदर आप उन तमाम के नाम देते हैं जिनको आपने ड्रॉप करना है विद कॉमास, ठीक है? डेटा डॉट ड्रॉप, मैंने जिन जिन कॉलम्स को ड्रॉप करना था, मैंने उनके नाम एक लिस्ट में लिख दिए, और हर लिस्ट के अंदर क्या है, उनके नाम कॉमा के साथ। एक्सेस इज इक्वल टू 1, व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस? हमारे डेटा या हमारी नमपाई के अंदर, ठीक है, हम जो कॉलम्स हैं उसको एक्सेस कहते हैं, ठीक है, और रोज को जीरो एक्सेस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है? क्योंकि जीरो एक्स एक्सेस, ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी रोज होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं, इसलिए हम उसको जीरो एक्सिस कहते हैं, ठीक है? और जो हमारा वन एक्सिस है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, यानी कि वाई एक्सिस है, यानी कि कॉलम। और आपको पता है कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं, वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है? ये आपको एक्स इज इक्वल टू 1 देना पड़ता है, ये इसका पैरामीटर है, ठीक है? मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है? उसको ड्रॉप करने के बाद जब मैं अपना डेटा का देख रहा हूँ कि उसके अंदर कितनी नल वैल्यूज़ हैं, तो देखिए, क्योंकि मैंने ये सारे कॉलम्स डिलीट कर दिए थे, टाइप इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये ट्रैक का रेफरेंस और इसमें है भी कुछ नहीं, ये सारी ही नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो मैंने इनको क्या किया, निकाल दिया, और ये मेरे डेटा से निकल गया। अब मेरे डेटा के अंदर ये कॉलम्स मौजूद नहीं है, ठीक है? ओके। ओके। मैं अपने ईडीए के ऊपर मूव करता हूँ, लेकिन मैं आपको डेटा क्लीनिंग का भी कुछ पार्ट मैं चाह रहा हूँ दिखाता जाऊँ। ये मैंने कुछ और कॉलम्स जो है वो डिलीट किए, जिस तरह के हमारे ट्रैक्स की आईडी, ठीक है, और उनका नेम गानों का, ठीक है, जो कि मुझे अपने एनालिसिस में वो रिकॉर्ड नहीं था, आर्टिस्ट का नेम, ठीक है, और उसका यूआरएल, ये मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो इनको कैसे निकाला, मैंने वही सिंपल कमांड यूज़ की, डाटा डॉट ड्रॉप, कॉलम्स कौन से मैंने डिलीट करने हैं, ये वाले, और एक्सेस इज इक्वल टू 1। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि जो हमारी एक्चुअल फाइल डाटा सेट की है उसमें भी हमारे जो कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर दो, ठीक है? तो अब मैं मूव करता हूँ हमारे ईडीए के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको बताया क्वेश्चंस कुछ फाइंड करने होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ किए, मैं अपने डेटा की शेप मालूम की हुई है, मेरे डेटा की शेप ये है, ठीक है, 6152 रोज हैं और 12 मेरे पास कॉलम्स हैं, और ये मेरे पास कॉलम्स के नेम है जो बचे हैं। जॉनरा है मेरे कॉलम की, डांसेबिलिटी है, एनर्जी है, ठीक है, की है, ये हमारे ऑडियो फीचर्स है बेसिकली, इनको अभी हम देखते हैं एनालिसिस के दौरान। ओके, ये हमारे डेटा की कुछ इन्फॉर्मेशन है। जॉनराज है हमारे गानों की, उनको मैंने कैटेगरी के तौर पे स्टोर किया है,
ठीक है। एक गाने के अंदर डांसिबिलिटी कितनी होती है, एनर्जी क्या है, क्या है उसकी, की से मुराद है कि इसका स्केल क्या है। अगर किसी को सॉन्ग्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सॉन्ग्स का कुछ स्केल होता है, मेजर स्केल या माइनर स्केल, यानी कि आम जुबान में कि वो ऊंचे सुरों में है या नीचे सुरों में, यानी कि लाउड सॉन्ग है या क्या नाम है वो, स्लो बीट का सॉन्ग है, तो वो की बताती है मुझे लाउडनेस, मोड, स्पीचीनेस, ये मेरे कुछ फीचर्स हैं और उन गानों की जॉनर है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, मैंने अपने डेटा की डुप्लीकेशन देखी कि मेरे डेटा के अंदर डुप्लीकेशन कितनी है, कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है। डुप्लीकेटेड रोज़ कितनी है। तो अच्छा, अब देखिए मैंने अपने डेटा के अंदर डुप्लीकेट रोज़ फाइंड की कि डुप्लीकेट रोज़ कितनी, तो मेरे पास 1401 डुप्लीकेट रोज़ लिखी। ठीक है। यही मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि डुप्लीकेट रोज़ कैसे निकलती है, पिछले डेटा सेट में नहीं थी, इसमें है मौजूद 1401 रोज़। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि तमाम, ये देखिए ये एक सेम है ना, ये देखिए ये पॉप वाली, और ये इनमें काफ़ी सारी जो है वो डुप्लीकेट रोज़ है। अच्छा, तो अब इन डुप्लीकेट रोज़ का क्या किया जाए। इन डुप्लीकेट रोज़ को पहली जो हमारे पास वो है रो, में उसको रख लेता हूँ और बाकी को डिलीट कर देता हूँ। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैं कमांड यूज़ करूँगा डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स की। ठीक है। डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, आई एम सॉरी। ठीक है। ये कमांड आप यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें मैं अपनी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव कर रहा हूँ। मैं एक पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ कीप इज़ इक्वल टू फर्स्ट, कि जो मेरे डुप्लीकेट्स में से पहली रो है उसको रख लो। फॉर एग्जांपल 5 रोज़ एक जैसी हैं, तो उसमें से पहली वाली रख लो और बाकी 4 डिलीट कर दो। ठीक है। इन प्लेस इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी कि एक्चुअल डाटा में भी मेरा ये काम कर दो। ठीक है। उसके बाद जब मैं डेटा की शेप काउंट कर रहा हूँ, तो देखिए पहले हमारे पास 6000 समथिंग वैल्यू थी, ये देखें 6000 समथिंग वैल्यू थी। आफ्टर डुप्लीकेशन रिमूवल, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद मेरे पास 4751 रोज बची हैं। ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी यहाँ तक, जैसे मैंने डुप्लीकेट्स के बारे में बात की और मैंने नल वैल्यूज रिमूव की। तो अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रिपीट द लास्ट कमांड। ओके, मैं जूम कर देता हूँ। ओके, मैं आपसे लास्ट में जो है वो क्वेश्चन आंसर करता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि आप जो है इस कमांड के बारे में बात कर रहे होंगे। सॉरी, देखिए ड्रॉट डुप्लीकेट से मुराद है कि मैं अपनी डुप्लीकेट्स जो मेरे डेटा के अंदर है, मैंने जूम कर दिया, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स की कमांड यूज़ करूँगा और कीप इज़ इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 रोज़ अगर एक जैसी हैं, तो उनमें से पहली रो है जो मेरी वो डिलीट हो जाए और बाकी 5 रोज़ मेरी, यानी कि जो पहली रो है वो मेरे पास रहे और बाकी 5 जो है वो डिलीट हो जाए। ठीक है। तो ये मैंने जो कमांड है ये यूज़ की है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी कमांड्स हैं, आपको नोट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। मैं लास्ट में जो Q&A करूँगा तो उसके अंदर वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं जिसको मैंने दिखाना था आपको, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जो हमारी प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, कि हम किसी भी डेटा का एक्सप्लोरेटरी जो एनालिसिस है वो कैसे करते हैं। इसका मैंने काफ़ी डिटेल किया हुआ है और ये इतना बड़ा डेटा सेट भी नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर कैटेगोरिकल वैल्यू भी है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है। तो इसको करने का मज़ा आएगा। अच्छा, यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? यूनिवेरिएट एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम तमाम के तमाम फीचर्स में से हर फीचर को पकड़ते हैं, उसका अलग से एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले डांसिबिलिटी का एनालिसिस करूँगा, फिर ये एनर्जी वाले फीचर का एनालिसिस करूँगा, फिर की का, फिर लाउडनेस का, फिर मोड का, इस तरह हर एक का मैं अलग-अलग एक-एक फीचर का करूँगा। ठीक है। और योनराज का हर एक का अलग-अलग करूँगा। अब अपने पहला जो हमारा कॉलम है उसके ऊपर चलते हैं, डांसिबिलिटी। ठीक है। ये मैंने उसके बारे में कुछ लिखा कि क्या होता है जब आप कोई प्रोफेशनल डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ता है कि आपके डेटा सेट के अंदर वो चीज़ क्या है। मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी, डांसिबिलिटी क्या होती है। ये बेसिकली ये होती है कि किसी गाने के अंदर जो है ना, डांस करने की उस पर कितनी वो है, क्या नाम है, उसके अंदर कौन सी कितनी ऐसी बीट्स हैं, कितनी परसेंटेज उसके ऊपर, यानी कि वो डांसिंग सॉन्ग है कि नहीं। आपको पता है कुछ गाने होते हैं जिनके ऊपर डांस किया जा सकता है, कुछ के ऊपर नहीं किया जा सकता, तो उसकी डांसिबिलिटी कितनी है। ओके, देखिए मैं पहले आपको कमांड्स दिखाने की बजाय उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है। कि जो हमारे न्यूमेरिकल फीचर्स होते हैं, न्यूमेरिकल फीचर्स, उसके अंदर हम कौन कौन से प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है। कौन कौन सी विजुअलाइजेशन ड्रॉ करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल फीचर था डांसेबिलिटी,
मैं सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रॉ करूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या होता है? जिसको हम जिस तरह एक हिस्टोग्राम होता है ना, हिस्टोग्राम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है कि हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, हमारे डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हमारे डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेकर 1 की रेंज तक तो है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उसके लिए हम उसकी विजुअलाइज़ेशन ड्रॉ करेंगे और हमें देख के पता चल जाएगा कि हमारा डेटा नॉर्मल है, ठीक है? या हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है या उसमें कोई स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस क्या होती है? कि हमारे डेटा ये देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम बेल कर्व कहते हैं, ठीक है ना? वो ऐसा हमारा डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसमें बेल कर्व अचीव होता है, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए बेल कर्व, आपको परफेक्ट बेल कर्व देखने को मिलेगा कि हमारा ऐसा डेटा सेट, ऐसा डेटा या ऐसा फीचर जो परफेक्टली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, बेल की शेप बन रहा हो, वो हमारे पास नॉर्मल डेटा होता है, ठीक है? नॉर्मल है। अच्छा, अब अगर नॉर्मल ना हो, उसके अंदर स्क्यूनेस हो, ठीक है? तो वो कैसा होता है? वो भी हम देखते हैं। ये देखिए, अगर तुम्हारा डेटा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का बन रही है, इस तरह की शेप आ रही है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन अगर वो इस तरह की बन रही है, यानी कि पहले थोड़ा-सा उठा हुआ है राइट साइड से और राइट साइड पे जो है वो यहाँ पे ये एलोंग्ड होता जा रहा है, ज़रा लंबा होता जा रहा है यहाँ पे। राइट साइड की तरफ हमारा डेटा लेट यानी कि ज़रा ये एक स्लोप सी बन रही है इसके ऊपर। तो ये क्या पॉज़िटिव स्क्यूनेस है और अगर नेगेटिव साइड से ऐसे है, ठीक है? तो ये क्या हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस है अगर हमारी लेफ्ट साइड से ऐसा है। ठीक है? ये जिस तरह हम डेटा की मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, तो हम अपने न्यूमेरिकल फीचर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन अब ड्रॉ कैसे करें? उसके लिए हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है? सीबॉर्न को यूज़ करेंगे, मैंने सीबॉर्न को यहाँ यूज़ किया हुआ, ठीक है? मैंने सीबॉर्न का हिस्ट प्लॉट यूज़ किया, ओके? हिस्ट प्लॉट और हिस्ट प्लॉट कैसे मैंने ड्रॉ किया? देखिए मैंने कमांड यूज़ की है sns.histplot एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट और उसके अंदर पैरामीटर्स मैंने क्या दिए हैं डेटा का डासेबिलिटी वाला कॉलम ठीक है डेटा ठीक है और मैं उसके अंदर डासेबिलिटी वाला कॉलम जो है वो दे रहा हूँ कि मेरा जो डासेबिलिटी वाला कॉलम है उसका हिस्ट प्लॉट ड्रॉ करो के डी इज इक्वल टू ट्रू ये के डी क्या है ये बेसिकली हमारी ये वाली लाइन है ये जो इसके ऊपर लाइन आ रही है ठीक है ताकि हमें पता चले कि हमारे डेटा का बेल कर्व अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा ओके और मैंने इसका कलर सेट किया, ठीक है? और एक्सिस सेलेक्ट किया। अच्छा ये विजुअलाइज़ेशन है बेसिक विजुअलाइज़ेशन की कुछ कमांड्स हैं जिसके अंदर मैंने सब प्लॉट्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है? ये बेसिक नहीं है ये आपको कस यानी कि चूँकि मैंने इसके ऊपर 2 प्लॉट एक साथ ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये इसको ड्रॉ करने की चीज़ें हैं। ये हमारा अभी कंटेंट ये समझना नहीं है। हमारा कंटेंट बेसिक प्लॉट समझना है कि हमने कौन से प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है? कौन से प्लॉट्स हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन का चूँकि कोर्स नहीं है इसलिए मैं आपको बेसिक कमांड्स जो हैं वो बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आपने कौन-कौन से प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं और उनकी कमांड क्या है, ठीक है? ये मेरे पास क्या नाम है, मैंने डेटा एडजस्टेबिलिटी का हिस्ट प्लॉट ड्रॉ किया। अच्छा मैंने दूसरा प्लॉट कौन-सा ड्रॉ किया? ये दूसरा मैंने क्यू प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है? जो हम स्टैट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल है। ये आप अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपने बेसिकली डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है कि आपका डेटा नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है? ये क्यू प्लॉट की मैंने कमांड कॉल की है, ठीक है? और उसको भी मैंने डेटा एडजस्टेबिलिटी दी है, ठीक है? अगर आप ये ऑप्शनल पैरामीटर्स यूज़ नहीं भी करेंगे, ठीक है? तो ये चलेगा। लाइन इज़ इक्वल टू एस यानी कि ये वाली जो लाइन है मेरी बेस्ट फिट लाइन जिसे हम कहते हैं इसके ऊपर हमारे डेटा की लाइन हमें बता रहा है अगर ये पूरा लाइन के ऊपर होगा ठीक है या मेजोरिटी लाइन के ऊपर होगा तो हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल है इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है और बाकियों की हम नीचे फीचर्स में देखेंगे तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा फिर हम देखेंगे उसको नॉर्मल कैसे बनाया जाता है तो मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा अच्छा फिर आप क्या करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल फीचर के ऊपर अगली चीज़ आप उसकी स्क्यूनेस देखते हैं कि उस डेटा के अंदर स्क्यूनेस कितनी है अभी मैंने आपको स्क्यूनेस बताई कि अगर तो नॉर्मल नहीं है आपका डाटा, ठीक है? यानी कि ये तो नॉर्मल है ना अभी, आगे वाले फीचर्स नॉन नॉर्मल भी आएँगे। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके अंदर स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस क्या होती है कि एक तरफ डाटा ज़्यादा इकट्ठा हुआ हो, ठीक है? या डेटा के अंदर एक क्या नाम है, एक तरफ को डेटा जो है ना वो ज़्यादा जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे स्क्यूनेस, ये होती है हमारी स्क्यूनेस, ठीक है ना? ये राइटली स्क्यूड है यानी कि एक तरफ को डेटा जा रहा है और फिर नीचे हो रहा है, ठीक है? या इस तरह की फॉर्म बनी हो डेटा की। ठीक है इसके अंदर क्या होता है मीन मीडियन और मोड डिस्टर्ब हो जाते हैं ठीक है नॉर्मल के अंदर क्या होता है मीन मीडियन और मोड एक ही लाइन पे है जो हमारा सेंटर है डाटा का
वही मीन मीडियन मोड है, नो स्क्यूनेस। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो मोड पीछे चला जाता है और मीन आगे हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को काफ़ी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने डेटा को नॉर्मल रखें। अच्छा, तो मैंने स्क्यूनेस फाइंड की, वो मुझे कह रहा है -0.02। स्क्यूनेस की रेंज क्या होती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। रेंज ऑफ स्क्यूनेस इज 1 to 3। ठीक है, 1 से 3 तक हमारी स्क्यूनेस की रेंज होती है। अगर हमारे डेटा के अंदर 1 स्क्यूनेस, इसका मतलब है काफ़ी कम है। ठीक है, और 3 का मतलब है बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस है। और अगर माइनस में हो तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, और अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। लेकिन यहाँ हमारे डेटा में 0.0, यानी कि 0.0, तो ये ना होने के बराबर है, जीरो स्क्यूनेस, कि हमारा डेटा नॉर्मल है। नेक्स्ट चीज़ जो हम करते हैं वो बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करते हैं। अब बॉक्स प्लॉट क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हम अपने डेटा के अंदर आउटलायर्स को देख सकें। ठीक है, आउटलायर्स कौन से, आउटलायर क्या होता है, सवाल होता है कि यहाँ पे आउटलायर क्या होता है, व्हाट इज एन आउटलायर। देखिए, अगर हमारे डेटा के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, ठीक है, कि जो एकदम बाकी सारे डाटा से बहुत ही ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो, उसको हम आउटलायर कहते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एज का कॉलम है, जिसमें सारे जो मेरे ना डेटा, कुछ लोगों की एजेस है। अब अगर उसके अंदर एकदम एज आ जाए 1000, तो अब किसी इंसान की 1000 एज हो सकती है, यानी कि आजकल के दौर में, यानी कि अब किसी की 1000 एज होती है, नॉर्मली नहीं होती, वो आउटलायर है। या किसी की एज माइनस में आ जाए, -50। अब -50 तो किसी की एज नहीं ना होती, एज माइनस में तो नहीं जा सकती। ये क्या होते हैं, आउटलायर्स। ये भी डाटा का एक तरह का बहुत कभी ऐसे भी नेचुरल आउटलायर्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अननेचुरल आउटलायर्स होते हैं, जिनको हमें रिमूव करना पड़ता है, या उनको ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। ओके, तो ये देखिए, मैंने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया। इसके लिए मैंने कौन सी कमांड यूज़ की है, सी बॉन्ड की SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। ठीक है, बॉक्स प्लॉट, और मैंने एक्स के ऊपर क्या दिया है, डांसेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि मैंने डांसेबिलिटी एक्स के ऊपर दी है, जो मेरा फीचर है। और डेटा इज इक्वल टू डेटा, सी बॉन्ड का सिंटैक्स है बेसिक। ठीक है, आपको डेटा का पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर मैंने, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया, एक्सेल फाइल रीड, CSV फाइल रीड की हुई है, वो भी मेरा डेटा है, तो मैंने वो यूज़ किया। मैंने कलर उसको सी ग्रीन दे दिए, मुझे वो पसंद है। अच्छा, मैं शो करवा रहा हूँ इसको, तो ये देखें। अब ये हमें क्या बात जो है वो बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमारा डेटा डांसेबिलिटी जो है वो मिनिमम यहाँ से शुरू हो रहा है, 0.1 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। यानी कि डांसेबिलिटी की रेंज क्या है, 0 से 1 तक है, लेकिन ज़्यादातर डाटा का है 0.1 से 1 तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज़ है, ये आउटलायर्स, यानी कि ये नॉर्मल डाटा से काफ़ी दूर है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी, सारा डाटा हमारा यहाँ पे है, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ही कम आ गई। ठीक है, इससे काफ़ी कम आ गई। ठीक है, और अगर आप बॉक्स प्लॉट को स्टडी करें, बॉक्स प्लॉट हमें एक और इन्फॉर्मेशन देता है। बॉक्स प्लॉट की ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, ये हमें बता रही होती है Q1। Q1 क्या होता है, जिन लोगों ने स्टैट्स पढ़ा उनको तो पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ। जिस तरह हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में देखा कि 25% ऑफ डाटा, तो ये हमें बॉक्स प्लॉट बता रहा है कि 25% ऑफ डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि 25% ऑफ डाटा 0.5 से 0.6 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, और मीडियन क्या है मेरा, ये जो लाइन है ये क्या है, मीडियन को शो कर रही है, ये Q1 और Q2। दूसरा क्वांटाइल, यानी कि 50% ऑफ डाटा, कि डाटा का मिड क्या है, हमारे डेटा का मिड क्या था, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो हम 9-10 में भी बेसिक पढ़ते हैं ना कि मीडियन क्या होता है। तो बेसिकली ये मीडियन है हमारा। मीडियन क्या है हमारा, यहाँ पे 0.57 या समथिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी। ठीक है, वो हम दूसरी तरह भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमारा बॉक्स प्लॉट ये भी बता रहा होता है। Q3, ये क्या होता है कि 75% डाटा कहाँ पे, 25% डाटा ये है। ठीक है, मिडल मोस्ट, यानी कि मिडल डाटा ये है, और 50 से लेकर 75% तक डाटा ये है। ठीक है, और ये हमारा 75 से 100%, यानी कि लास्ट का डाटा है, और ये हमारा शुरू का डाटा है। ये हमें बॉक्स प्लॉट बता रहा होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। बॉक्स प्लॉट, आई होप कि यहाँ पे फिगर बनी आ जाएगी हमारी। ये देखें, ये बॉक्स प्लॉट है, कि बॉक्स प्लॉट का ये जो बॉक्स है, इसकी ये पहली लाइन हमें क्या बता रही होती है, Q1। दूसरी लाइन हमें मीडियन बता रही होती है, ये Q3। ये हमें डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि मेरा डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। और ये सारा हमारा क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR।
ठीक है। ये अगेन स्टैट्स के अंदर काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। आई क्यू आर क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। Q3 में से आप Q1 माइनस करते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है कि क्वार्टाइल क्वार्टाइल क्या होता है, चौथा हिस्सा बेसिकली, यानी कि ये 1/4 है डाटा का, कि 1/4 डाटा का क्या है, ठीक है। 2/4 क्या है, 2/4 आपको पता है 1/2 2/4, तो 2/4 क्या होता है 50% ऑफ डाटा, और 1/4 क्या होता है 1/4 0.25 यानी कि 25% ऑफ डाटा, और Q3 क्या होता है 3/4, तो 3/4 क्या होता है 75% ऑफ डाटा, 3/4 0.575, तो ये बेसिकली हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज बता रहा होता है। तो आई होप आपको इस बारे में समझ आ गई होगी, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं एंड में रिपीट कर दूंगा। ओके, ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट में बता रहा हूँ, ये आउटलायर्स हैं जो हमारी रेंज से बहुत बाहर है, क्यों है ये हम देखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे अब मैंने इन आउटलायर्स को डील किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है, वो एक और टर्मिनोलॉजी है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जिस तरह हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग की, डेटा क्लीनिंग की, क्या नाम है, नल वैल्यूज़ को रिमूव किया, और क्या नाम है डुप्लीकेट्स को रिमूव किया, डेटा क्लीनिंग की हमने, गैर ज़रूरी जो हमारे वो थे क्या नाम है वेरिएबल्स यानी कि फीचर्स, उनको हमने डिलीट किया। एक और अब हम क्या कर रहे हैं, ईडीए कर रहे हैं, डेटा का एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन एक और क्या नाम है टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ होती है, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है कि हमारे जितने वेरिएबल्स हैं यानी कि हमारे डेटा के जितने फीचर्स हैं, कॉलम्स हैं, कॉलम को हम फीचर भी कहते हैं, उनको इंजीनियर करना। इंजीनियर करने से क्या मुराद है कि उनको हम तैयार करते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देने के लिए, ठीक है, और वो भी डेटा प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। ये सारी एक ही टर्मिनोलॉजी है, आप इस सारे को डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कह लो तब भी चलेगा, आप इस सारे को डेटा एनालिसिस कह लो तब भी चलेगा, आप इस सारे को ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग को भी ईडीए कह लो तब भी चलेगा, ठीक है। तो आप इसके दौरान ही अपने फीचर्स को इंजीनियर करते जाते हो। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डांसिबिलिटी अभी देखा, मुझे इसके अंदर ये आउटलायर्स नजर आए, मैं इन आउटलायर्स को क्या नाम है रिमूव करना चाहता हूँ या इनको देखना चाहता हूँ ये क्यों है आउटलायर्स, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्यों है आउटलायर्स ये मैं देखता हूँ। यहाँ पर जब हम आउटलायर्स की बात कर रहे हैं, एक बात आपको जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है बताना, कि आउटलायर्स को रिमूव करने के या आउटलायर्स को चेक करने के, जज करने के हमारे आउटलायर्स कितने हैं, ठीक है, और आउटलायर्स अब यहाँ पे ये तो नहीं पता चल रहा ना कि आउटलायर्स कितने हैं, ठीक है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा आउटलायर्स कितने हैं, हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हमने इनको रिमूव करना है या हमने क्या नाम है आउटलायर्स को रिमूव नहीं करना, कोई और टेक्निक अप्लाई करनी है, कैसे पता चलेगा। वो ऐसे पता चलेगा कि अगर तो हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे, तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि अगर तो हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो हमारे पास टेक्निक अलग है, ठीक है। अगर हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन नॉर्मल है यानी कि स्क्यूनेस है उसके अंदर, वो भी हम आगे देखेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड है या क्या नाम है नेगेटिवली स्क्यूड है, तो उसके लिए हम आउटलायर्स को देखने का, जज करने का मुख्तलिफ तरीका। अच्छा, यहाँ पे चूंकि नॉर्मल है तो अब देखते हैं क्या तरीका है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलायर्स चेकिंग, और ये बड़ी जो है ना वो एक डीप टेक्निक है। अच्छा, ये देखें, देखिए किसी भी, देखिए अब आउटलायर क्या है, आउटलायर है ये जो हमारी लिमिट है इससे आगे निकल गया, या ये लिमिट है, ये हमारी लिमिट है बेसिकली। अब ये लोअर लिमिट है क्योंकि जीरो से शुरू हुई, लोअर लिमिट के कम से कम डाटा इतना हो सकता है, और ये हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ से जो आगे निकलेगा वो भी आउटलायर है, यहाँ से भी जो आगे निकलेगा ये भी आउटलायर। अब अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं सिर्फ एक फीचर का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी फीचर्स को हम देखते जाएंगे। मैं एक फीचर का डिटेल्ड आपको यूनिवेरिएट एनालिसिस बता रहा हूँ, बाकियों का हम देखते जाएंगे, बाकियों का भी सेम इसी तरीके से होना है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं अपनी अपर लिमिट डिसाइड करता हूँ। अब अगर तो मेरा डेटा जो है वो नॉर्मल है तो उसकी अपर लिमिट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, ये मैं कोड की जगह यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला लिखता हूँ, वो है हमारे पास 3 मीन ऑफ डेटा, यानी कि हमारे डेटा का मीन क्या है, प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कि अपने डेटा का मीन
प्लस उसके अंदर 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर देनी है आपने। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ठीक है? यानी हमारे डेटा की ट्रांसिबिलिटी का मीन, उसका क्या नाम है, मीन कितना है डेटा, उसकी एवरेज क्या है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने क्या कोड लिखा, ट्रांसिबिलिटी अपर लिमिट, मैंने एक नाम, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, डेटा ट्रांसिबिलिटी का मीन, ठीक है? इसी इक्वेशन को मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है? इसी इक्वेशन को, मीन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डेटा ट्रांसिबिलिटी की स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी, ठीक है? आगे आप इसकी राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये मेरा क्या बन गई, इसकी अपर लिमिट बन गई, ठीक है? अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, सेम फार्मूला, बस बीच में माइनस लगा दें, ठीक है? सेम कि मीन के अंदर, मीन में से 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दो तो लोअर लिमिट आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास अपर लिमिट भी आ गई, लोअर लिमिट भी आ गई। अब आउटलायर्स फाइंड करना कौन सा मुश्किल है। मैंने एक वेरिएबल बनाया ट्रांसिबिलिटी आउटलायर्स, और मैंने क्या कहा कि ये देखें मेरी कमांड, मैंने एक कंडीशन लगाई कि आउटलायर्स वो हैं जो कि डेटा ट्रांसिबिलिटी, यानी कि जो मेरा फीचर है उसमें वो वैल्यूज जो अपर लिमिट से ग्रेटर है, यानी कि जो अपर लिमिट से ग्रेटर है, मेरी अपर लिमिट है ना, इससे ग्रेटर जो वैल्यूज है, ठीक है, वो भी आउटलायर है। और ये मैंने और का सिंबल यूज किया, यहाँ पे आप और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। और या जो डेटा ट्रांसिबिलिटी में से लोअर लिमिट से छोटा है, ठीक है, जो मेरे डाटा की लोअर लिमिट है उससे कम है, वो भी आउटलायर है। तो और की कंडीशन क्यों लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी वो आउटलायर है, ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी आउटलायर है, अपर लिमिट से ज्यादा होगा तब भी आउटलायर है, लोअर लिमिट से कम होगा तब भी आउटलायर। होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है? ये मेरा फॉर्मूला जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपनी अपर लिमिट, लोअर लिमिट और नंबर ऑफ आउटलायर्स। ये देखिए मेरी अपर लिमिट क्या है डेटा की, 0.99, लोअर लिमिट है 0.12, आउटलायर्स कितने आए हैं, 7। मैंने नंबर ऑफ आउटलायर्स चेक किए, 7 आउटलायर हैं। उन 7 आउटलायर्स को प्रिंट करते हैं, ये मेरे 7 आउटलायर आ, ये है मेरे आउटलायर। देखिए इनके अंदर डेसिबिलिटी बहुत कम है, 0.0, लोअर लिमिट क्या है 0.12, ये 0.07 आ रहा है, सारे मेरे लोअर लिमिट से आउटलायर। अब हमने जज कर लिया, ये हमने सिर्फ आउटलायर्स को डिटेक्ट किया, आउटलायर डिटेक्शन की है, ठीक है? इनकी रिमूवल कैसे करेंगे वो भी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मैंने मिनिमम और मैक्सिमम देख लिया। ये अब मैंने कंक्लूजन लिखा है, आपने एक बार, ये मेरा एक वेरिएबल का डाटा एनालिसिस था। आप चेक कर लीजिए कि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू का डाटा एनालिसिस करते हुए कौन से प्लॉट्स ड्रॉ किए, ट्रांसिबिलिटी का बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो मैंने ड्रॉ किया, डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया नॉर्मल है कि नहीं, उसके बाद मैंने उसके आउटलायर्स चेक किए, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी क्या नाम है, प्रॉब्लम के मुताबिक सिर्फ ये ड्रॉ किए। अच्छा, अब इसी तरह मैं अगले वेरिएबल के ऊपर चला गया, मेरा अगला वेरिएबल क्या था, एनर्जी। सेम काम मैंने उसके ऊपर किया। अब आप कहेंगे ये तो काफ़ी लंबा काम चल जाएगा, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यही वाला कोड उठाएँ जो आपने पिछले वेरिएबल के लिए लिखा है, उसको ही अगले वेरिएबल के लिए पेस्ट करें और सिंपली अपने वेरिएबल का नाम बदल दें, क्योंकि प्लॉट तो आपने वही ड्रॉ करना है, ठीक है? ये विजुअलाइज़ेशन की टेक्नीक है जिसके अंदर 2 सब प्लॉट्स आप ड्रॉ करते हैं। तो मैंने फिगर रखा है और एक्सिस, एक्सिस क्या है? ये जो हमारे एक्स वाई एक्सिस होते हैं, और फिगर जो हमारी फिगर बनेगी। और मैंने सब प्लॉट्स यूज़ किए हैं, मैटप्लॉट लिख के plt डॉट सब प्लॉट्स, ठीक है? और ये 1/2 की कमांड है, ये बेसिक कमांड है। आप इसको क्या नाम है कर सकते हैं, हमारा विजुअलाइजेशन का कोर्स नहीं है, ईडी है। अगर आप ये नहीं भी यूज़ करेंगे, आप सिर्फ ये कमांड यूज़ करेंगे, यानी कि sns.histplot, और अपने डाटा का आप कॉलम दे देंगे, डेटा और एनर्जी वाला कॉलम, बस अगर आप ये भी दे देंगे तभी आपका जो है वो प्लॉट चलेगा। हम इसको भी करके देखेंगे जब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, मैंने टाइटल शाइटल अपने प्लॉट्स के सेट किए हुए, ये देखें। अब ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आई है, ये आप देखें, ये क्या है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ी सी स्क्यूनेस है, ठीक है? ये नॉर्मल नहीं है। जब हम इसकी स्क्यूनेस फाइंड करते हैं -0.3, लिटिल बिट, तो थोड़ी सी जो हमारे पास क्या है, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड की तरफ जो है डाटा वो थोड़ा यूं लेटा हुआ है इस तरफ, ठीक है, और आगे जाके एकदम वो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई आउटलायर नहीं है, कम है आउटलायर्स, लेकिन फिर भी आउटलायर हम चेक करेंगे। अब पहले हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, नॉर्मल थी, तो हमने आउटलायर्स का चेकिंग का फार्मूला था वो ये लिखा था। अब हमारे जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन नॉर्मल है, स्क्यूनेस है, उसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, ये देखें।
अगर हमारे पास, बल्कि ये इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमारे पास जो है जो डेटा है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसको आउटलायर फाइंड करने का क्या फार्मूला है? उसका आउटलाइन फाइंड करने का ये फार्मूला है कि अपर लिमिट क्या होगी, थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, थर्ड क्वार्टाइल क्या है? हमने ऊपर डेटा की डिस्क्रिप्शन में डिफाइन की थी, तभी मैंने आपको बताया कि 25% ऑफ डाटा, 50% ऑफ डाटा, 75% ऑफ डाटा। ये क्या है? 25% ऑफ डाटा, ये 50% और ये 75%। Q3 क्या है? Q3 है हमारे डेटा का 25% ऑफ क्वांटाइल। तो देखिए मैंने Q3 कैसे फाइंड किया, Q1 कैसे फाइंड किया, मैंने लिखा Q1 एक वेरिएबल बना लिया, डेटा एनर्जी डॉट क्वांटाइल। अब क्वांटाइल क्या होता है? हम डेटा को जब मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ना, उसको क्वांटाइल कहते हैं। ठीक है, क्वांटाइल। उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.25। तो ये मेरे पास 25% ऑफ डाटा मेरा आ गया, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल 25% ऑफ डाटा। और ये मेरे पास क्या आ गया, 75% ऑफ डाटा। और इंटर कॉलेज क्या होती है? ठीक है, अगेन फिर मैं वही बात करूँ, उनके लिए बहुत आसान है, और जिन्हें नहीं पढ़ा, ठीक है, वो थोड़ी क्वार्टाइल क्या होता है उन्हें पता लग जाएगा। वैसे मैंने बता दिया कि क्वार्टाइल होता है ये 25, ये Q3 के ये 75% ऑफ डाटा है। इंटर क्वार्ट माइनस Q1 की 75% डाटा में से 25% डाटा माइनस कर दो, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। जिस तरह आप ये आम रेंज निकालते हो ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इस तरह ये वो है। अच्छा, एनर्जी अपर लिमिट क्या होगी? ये फॉर्मूला याद रखें, थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय IQR। ठीक है, इस तरह लोअर लिमिट क्या होगी, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। ठीक है, अपर लिमिट क्या है कि 75% ऑफ डेटा को मल्टीप्लाई कर दो IQR और 1.5 के प्रोडक्ट से। और लोअर लिमिट क्या है, Q1, यानी कि जो ये वाली हमारी लाइन है, इसे माइनस कर दो 1.5 टाइम्स रेंज। ये हमारे पास लोअर लिमिट आ गई। अब फिर वही हम कंडीशन आएंगे कि डेटा में से जो अपर लिमिट से बड़ा है, ठीक है, वो भी आउटलायर है, और जो अपर लिमिट से लोअर लिमिट से छोटा है वो भी आउटलायर है। ठीक है, अब ये देखें, ये कंडीशन लगाकर बेसिकली मैंने उसकी मास्किंग की है, मैंने उसको डेटा की एक और ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है, जब आप करेंगे ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब हम अपर लिमिट इसकी देखते हैं, तो हमारे पास अपर लिमिट भी आ गई, लोअर लिमिट भी आ गई, आउटलायर जीरो, जिस तरह के हमारे बॉक्स प्लॉट ने दिखाया, कोई आउटलायर नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई आउटलायर नहीं है। अच्छा, कोई आउटलायर नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसी तरह देखें, सेम काम हमने की के लिए किया। ठीक है, मैंने इसको कैटेगरी में चेंज करना था, मैंने इसको कैटेगरी बना लिया। की क्या होता है हमारे डेटा की ना, यानी कि हमारे गानों की, सॉन्ग्स की वो होती है, यानी कि ये 0 स्केल है इसका, ये 1 है, ये 2 है, और आगे 11 तक जाता है। मैंने इसको कैटेगरी बना लिया। अच्छा, अब अगर आप कैटेगोरिकल डाटा से डील कर रहे हो कि ये कैटेगोरिकल फीचर है, ठीक है, तो आप कौन से प्लॉट स्टॉक करोगे, तो आप क्या क्या करोगे वो हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने अब इसको न्यूमेरिकल टाइप में था, मैंने इसको कैटेगरी बना लिया। अब जब मेरे पास ये कैटेगरी बन गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू काउंट्स कर रहा हूँ कि हर कैटेगरी की कितनी वैल्यू है, कितने गाने हैं जिनका की 1 है, भाई 568, कितने गाने जिनकी की 6 है, 493, इस तरह 1 से लेकर 11 तक सारे आ गए। ठीक है, 470 गानों का जो की है वो 5। ठीक है, ये आपने कर लिया है। वो अभी हम एक और जॉनरास को देखेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब आपके पास क्या नाम है कैटेगोरिकल फीचर होता है, आप उसके ऊपर कैट प्लॉट ड्रॉ करते हो। कैट प्लॉट क्या है? कैटेगोरिकल प्लॉट। ठीक है, कैटेगोरिकल प्लॉट क्या है? ये काउंट करता है। ठीक है, देखिए कैटेगोरिकल प्लॉट क्या है, मैं सी बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ। सी बॉन्ड हमारी विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी, जिसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर। ठीक है, अब SNS डॉट कैट प्लॉट, एक्स में क्या दे रहा हूँ, की। ठीक है, यानी कि हमारा जो फिर, और डेटा हमारा वही डेटा, इसका ये पैरामीटर है। ठीक है, और चूंकि मेरे डेटा का नाम भी डेटा ही है, मैंने यानी कि डेटा के नाम की वेरिएबल में डेटा सेट स्टोर किया, तो मैंने वो दे दिया। काइंड, यानी कि किस काइंड का मैंने प्लॉट ड्रॉ करना है, काउंट प्लॉट, यानी कि यही काम जो मैंने किया ना, ये वाला, तुम मुझे प्लॉट की सूरत में दिखा दो। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि जो 0 जिसकी की है वो इतने हैं, 1 जिसकी की है वो इतने हैं। तो ये मेरा सारे पास एक काउंट प्लॉट ड्रॉ होकर आ गया, ये प्लॉट मिल गया। ये अभी फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर यही किया, क्योंकि इस कैटेगोरिकल फीचर के ऊपर और कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा, लाउडनेस हमारा क्या है?
एक न्यूमेरिकल फीचर है, उसके ऊपर मैंने ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रॉ किया, इसके अंदर भी नेगेटिव स्क्यूनेस है, जिस तरह के हम देखते हैं 0.9 ज़्यादा स्क्यूनेस है। बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया इसका, इसके अंदर काफ़ी सारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। वही फार्मूला जो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लिखते हैं वही मैंने लिखा, क्वार्टाइल रेंज प्लस 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर, आउटलायर्स फाइंड किए, तो ये मेरे पास आउटलायर 97 आउटलायर्स निकले, ठीक है। अच्छा, मोड है, मेरा मोड होता है 0 और 1, ठीक है। इसको भी मैं कैटेगोरिकल डाटा की तरफ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे पास और कैटेगोरिकल डाटा, वही काम जो मैंने ऊपर किया वो मैंने किया। 0 जिन 1500 से यानी कि 1800 गानों का 0 मोड है और बाकियों का 1 है। तो मुझे एक फ़ीचर पता चल गया कि कुछ गाने जो मोड एक बेसिकली एक फ़ीचर है 1 या 0, तो यानी कि मेजर स्केल या माइनर स्केल गानों का, ठीक है। तो मुझे पता चल गया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इसी तरह मेरे पास एक और न्यूमेरिकल फीचर है, इसके ऊपर देखें, इसके अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस है बहुत ज़्यादा, देखिए 4 स्क्यूनेस है, यानी कि 3 की रेंज से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारा आउटलायर्स है, मैंने वही फार्मूला लिखा और स्क्यूनेस के लिए जो लिखा जाता है, और मेरे पास 500 आउटलायर निकले, ठीक है। इनको अभी हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। इस तरह ये एक और वेरिएबल है, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। काफ़ी जो है डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी स्क्यूनेस भी जो है वो काफ़ी कम है, स्क्यूनेस नहीं है लेकिन ये एक डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर बॉक्स प्लॉट मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर कोई आउटलायर नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसका फिर वो भी जो है वो उसी मुनासिब नहीं समझा। इसी एक और मेरा था, इसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही काम किया, ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी आउटलायर्स थे, इसकी कुछ वजूहात थी, ठीक है। इनको हमने रिमूव भी किया, एंड पे मैं उसी पार्ट की तरफ आगे जा रहा हूँ। काफ़ी सारे इसके अंदर आउटलायर्स थे। एक और मेरा फीचर था, उसकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, उसके लिए और काफ़ी सारे आउटलायर्स भी थे, वो मैंने उसी कोड के ज़रिए जो है वो जज किए। और मैंने एक दफ़ा कोड लिखा था, मैं सिर्फ इसके अंदर ये नाम बदलता रहा हूँ फीचर के। अच्छा, एक और हमारे पास आ गया, इसके अंदर भी स्क्यूनेस है, थोड़ी नेगेटिवली स्क्यूड है, आउटलायर इसमें कोई नहीं है। तो ये देखिए इस तरह मैंने एक एक वेरिएबल का एनालिसिस किया, ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस। मैंने एंड पे इन सारों की इकट्ठी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ की है, ठीक है, एक एक वेरिएबल का। ये आपके लिए ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है, ओके। अब ये देखें, ये मेरे पास एक कैटेगोरिकल प्लॉट आ गया, ठीक है, कैटेगोरिकल प्लॉट आ गया। अच्छा, जॉनरा, जॉनरा क्या है? एक कैटेगोरिकल फीचर है। जॉनरा गानों की कोई न्यूमेरिकल तो नहीं ना, यानी कि सूफ़ी, पॉप, जॉनरा, ठीक है, यानी कि सूफ़ी होता है, पॉप, गज़ल, बॉलीवुड, ये मेरी मुख्तलिफ जॉनरास थी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया, लेकिन मैं दिखाता हूँ, मैंने चेक किया मेरे गानों की जो जॉनरास हैं उसमें से उसका काउंट प्लॉट क्या है, यानी कि ये देखिए 1000 गाने हैं जिनकी जॉनरा हॉलीवुड है, हॉलीवुड के गाने। बॉलीवुड के गाने भी मेरे पास ये 800 के सॉरी ये 950 तक है, ठीक है। ये मैंने सारा काउंट प्लॉट ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया? सिंपल सी बॉन्ड की कमांड यूज़ करके काउंट प्लॉट, सी बॉन्ड काउंट प्लॉट, डाटा दिया मैंने, और एक्स के ऊपर क्या रखना है, जॉनरा, वो दिया मैंने ये कस्टमाइजेशन होती है, ये मैंने पैलेट यूज़ किया है, वायरलेस। अगर आप ये नहीं भी यूज़ करेंगे, सिर्फ इतनी कमांड यूज़ करेंगे, आपका काउंट प्लॉट आपको मिल जाएगा। और ये मैंने उसका टाइटल दिया अपना plt.टाइटल काउंट प्लॉट ऑफ जॉनरास, ये मेरे प्लॉट का टाइटल आ गया। ये एक्स का लेबल, ये वाई का लेबल, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। अभी मैंने फिलहाल इसके ऊपर, अच्छा, अब हम आते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस के ऊपर कि बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। बाईवेरिएट एनालिसिस बेसिकली हमारा होता है कि ऐसा डाटा, ऐसे फीचर्स जो आपस में रिलेटेड है, ठीक है, जो आपस में रिलेटेड है, उनको हम क्या करें, उनको आपस में उनका एनालिसिस करके देखें, उनको दोनों को मिलाकर एनालिसिस करके देखें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करें, देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम एक कोरिलेशन मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ करते हैं? कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो ये मैंने अपने न्यूमेरिकल फीचर्स को इकट्ठा किया, सिलेक्टेड कॉलम्स, मैंने उनका नाम लिख दिया, डांसेबिलिटी, एनर्जी, इन सब का, ठीक है। और मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स ड्रॉ किया, ठीक है। उसके अंदर मैं वही डॉट कोर की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ डेटा के सिलेक्टेड कॉलम्स, मेरे डेटा के सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर कोरिलेशन मैट्रिक्स उनका ड्रॉ कर दो, जिस तरह आपने अपने पिछले सेट पे ऊपर ड्रॉ किया था। अच्छा, फिर मैं इसका हीट मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। हीट मैप क्या होता है? एक विजुअलाइजेशन होती है कोरिलेशन मैट्रिक्स की। क्या कर रहा हूँ मैं? सी बॉन्ड का हीट मैप यूज़ कर रहा हूँ। अंदर मैं अपना कोरिलेशन मैट्रिक्स जो बनाया है वो पास कर रहा हूँ। एनोटेशन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि इसको एनोटेशन कर दो, और ये कुछ उसकी कस्टमाइजेशन है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइटल दे रहा हूँ मैं कि ये कोरिलेशन हीट मैप है, ये टाइटल आ गया, और पीएलटी डॉट शो, यानी कि विजुअलाइजेशन को शो कर दो। ये देखें, ये मेरे पास एक मेरा, मुझे छोटा करना पड़ेगा, एक हीट मैप ड्रॉ होके आ गया,
हीट मैप, ये जहाँ-जहाँ पे हीट ज़्यादा है ना, वहाँ-वहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ-वहाँ पे रिलेशनशिप, जैसे 0.7, ठीक है? ये देखिए लाउडनेस और एनर्जी ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है? ये 0.36 ये कम है, ठीक है? तो ये हमें बता रहा है कि हमारे डेटा का कौन-कौन सा हिस्सा जो है वो रिलेटेड है। ओके, तो ये देखिए ये मेरा कोरिलेशन मैट्रिक्स था, ठीक है? कोरिलेशन मैट्रिक्स ये रहा मेरा, ये मेरा कोरिलेशन मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैं अभी आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा, ये आपके लिए है नहीं। अच्छा, अब मेरे जो फीचर्स क्या नाम है, जिनका कोरिलेशन जो है वो ज़्यादा आया है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 पॉइंट लाउडनेस और एनर्जी, जिनका कोरिलेशन ज़्यादा है, मैं क्या करूँगा, मैं इन आपस में रिलेशनशिप जो है वो शो करवाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शो करवाऊँगा, लेकिन पहले मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने रिज़ल्ट क्या है। मैंने इनके अंदर एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया। जब भी आप 2 न्यूमेरिकल फीचर्स का आपस में क्या नाम है रिलेशनशिप चेक करना होता है 2 न्यूमेरिकल फीचर का, तो आप स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हो, ठीक है? मैंने क्या किया, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, किस कमांड को यूज़ करते हुए, ये देखिए। आप डायरेक्ट स्कैटर प्लॉट की भी कमांड यूज़ कर सकते हो, आप लिखो cbond डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स के ऊपर क्या रखना है, वाई के ऊपर क्या रखना है। लेकिन मैंने ये रिग्रेशन प्लॉट यूज़ किया, ये भी स्कैटर प्लॉट ही होता है, बस इसके अंदर ये एक लाइन आ जाती है जो डेटा की फॉर्म बता रही होती है। अच्छा, मैंने एसएनएस डॉट रिग्रेशन प्लॉट की कमांड यूज़ की, एक्स पे क्या रखा, एक फीचर, वाई पे क्या रखा, दूसरा फीचर। डाटा के अंदर डाटा दे दिया, यानी कि डाटा हमारा पैरामीटर है, उसके अंदर जो मेरा डाटा सेट था वो मैंने पास कर दिया, और ये टाइटल रखा है और एक्स और वाई लेबल रखा है बस। तो ये देखिए ये लाइन मेरी क्या बता रही है कि ये कोरिलेशन जो है थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है? ये हमारा डाटा जो है, ठीक है? इस तरह लाउडनेस और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, इनका मैंने सेम अप्रोच यूज़ करके प्लॉट ड्रॉ किया। ये क्या बता रहा है कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे-जैसे लाउडनेस बढ़ रही है, वैसे-वैसे एनर्जी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक-दूसरे के। ये मैंने कुछ इनसाइट्स इकट्ठे किए हैं। एनर्जी एंड अकॉस्टिकनेस, इनका मैंने ड्रॉ किया। ये देखें थोड़ा-सा नेगेटिवली कोरिलेशन है, वरना इसके अंदर ये अगर सीधा हो ना, हमारी ये लाइन सीधी हो, तो इसका मतलब है कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। इस तरह ये देखें, लाउडनेस और अकॉस्टिकनेस, इसके अंदर थोड़ा-सा नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है? और ये हमारे पास है लिटिल बिट पॉजिटिव कोरिलेशन, वरना ऑलमोस्ट लाइन सीधी है, ठीक है? अच्छा, अगर 2 कैटेगोरिकल हमारे पास आ जाएँ, दोनों के दोनों, तो उनका बाइवेरिएट एनालिसिस कैसे होगा? फंक्शन यूज़ किया है। क्रॉस टैब, ये भी एक ये क्या नाम है, प्लॉट है, प्लॉट नहीं है सॉरी, ये एक टेबल है कि मैंने एक पीडी डॉट पांडास का फंक्शन यूज़ किया क्रॉस टैब। उसके अंदर मैंने क्या दिया, एक की दी है हमारी और एक योनरा। मैंने ये चेक किया कि जो मेरी योनराज़ हैं मुख्तलिफ, ठीक है? उनकी की क्या है? यानी कि किस योनरा के अंदर कौन-सी की यूज़ हुई है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको देख के समझ आएगी। ये मेरी कीज़ हैं। कीज़ है 0, 1, यानी कि आपको बताया था ना कि जो भी 0 से लेकर 11 तक मेरे यान गानों की कुछ कीज़ हैं, ठीक है? और तो ये मुझे पता चल रहा है कि हॉलीवुड गानों में कितने ऐसे हॉलीवुड गाने जिनकी 0 की है, 0, यानी कि 133। कितने ऐसे मेरे पास क्या नाम है हॉलीवुड के गाने हैं जिनकी 1 है, 132, ठीक है? तो ये इस तरह सारा मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसी को अगर मैं क्या नाम है वो करना चाहूँ, प्लॉट की सूरत में दिखाना चाहूँ, मैं बार प्लॉट यूज़ करूँगा। cbond डॉट बार प्लॉट, एक्स के अंदर मैंने योनरास दे दिया, वाई के अंदर मैंने की दे दी और डेटा दे दिया। ये देखें, ये मेरे पास आ गया कि हॉलीवुड के अंदर ज़्यादातर ये वाली की यूज़ हुई है और ये मेरा सारा बार प्लॉट आ गया, ठीक है? तो आप बाइवेरिएट एनालिसिस के अंदर बार प्लॉट्स यूज़ करते हैं जब आपने 2 कैटेगोरिकल फीचर्स में आपको आपस में दिखाना हो। जॉनरा वर्सेस मोड, देखें ये एक और बाइवेरिएट एनालिसिस है। मोड क्या था, 1 या 0। मोड क्या होता है, मेजर स्केल या माइनर स्केल, गाना ऊँचे सुर में है या नीचे सुर में, ठीक है? तो उसके लिए क्या नाम है जॉनरास को मैं मोड के रिस्पेक्ट में बाइवेरिएट एनालिसिस करता हूँ, काउंट प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, सी बॉन्ड का काउंट प्लॉट। एक्स में क्या रख रहा हूँ, जॉनरा, और क्या अभी ह्यू, ये एक पैरामीटर है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये पहले प्लॉट देख लें आप। ये देखें, वो कह रहे हैं हॉलीवुड के 400 गाने हैं जिनका मोड 0 है, ये देखें, यानी कि पैरेट रंग 0 मोड है, ब्लू रंग 1 मोड है, और हॉलीवुड के 550 गाने ऐसे हैं जिनका 1 मोड है मेरे डेटा सेट के अंदर। इस तरह सारों की इन्फॉर्मेशन है। ये जो मैंने कलर का डिफरेंस क्रिएट किया ना, यानी कि मोड क्या नाम है, जिसका 0 है वो ये पर्पल हो जाए, जिसका ब्लू है वो 1 हो जाए,
ये ह्यू के पैरामीटर से होता है। ये देखिए सेनेस डॉट काउंट प्लॉट, जॉनरास और ह्यू, ठीक है, ह्यू मोड, और ये मैंने इसके वो दिए हैं अदर पैरामीटर्स। तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट चीज़ हम देखते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। उसके बाद 5 से 10 मिनट सिर्फ फीचर इंजीनियरिंग को देखेंगे, और आज हमारी जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, और ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में ये मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको एंड पर दिखाता हूँ, मैं किसी वजह नहीं दिखा रहा। अच्छा, ये मेरे पास 3 कॉलम है, लाउडनेस, एनर्जी और मोड। अगर मैं इन तीनों का इकट्ठा मल्टीवेरिएट एनालिसिस करूँ, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वेरिएट से मुराद वेरिएबल, ठीक है, यानी कि फीचर्स, 3 वेरिएबल्स का एनालिसिस कैसे किया जाएगा, ये देखें। ये कैसे ड्रॉ किया ये बाद में बताता हूँ, पहले ये देखें लाउडनेस, ये मेरे गाने की लाउडनेस कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है, और उसका मोड कौन सा है, मोड 1 या 0, हाई स्केल का या लो स्केल का, एनर्जी कितनी है, लाउडनेस कितनी है, ये मैं देखता हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हुआ है। वो क्या बता रहा है कि हायर द लाउडनेस हायर द एनर्जी, क्या है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये देखें ऊपर को जा रहा है ना, यस, हायर द लाउडनेस हायर द एनर्जी, ये मुझे देख के पता चल रहा है। और ये देखें मोड 0, ये पर्पल और ये जो पर्पल वाले हैं इनका मोड ये लो स्केल वाले हैं 0, और जो ब्लू वाले हैं वो 1 वाले हैं, यानी कि जिनका मोड 1 है, ठीक है। और ये मेरे पास जो है ये मुझे कितनी अच्छी जो है वो दे रहा है की। अब देखें जो जितना बड़ा डेटा पॉइंट है ना उसकी की उतनी बड़ी है, ये छोटा है इसकी की क्या है, सॉरी उल्टा बता रहा हूँ, जो जितना बड़ा डेटा पॉइंट है उसकी की इतनी स्मॉल है, ये देखें। यानी कि इसने बताया कि जो 0 है ना उनका इतना साइज है। तो ये देखें ये मेरे पास कितनी अच्छी एक इंफॉर्मेशन आ रही है इसके मुतालिक। कैसे ड्रॉ किया, कैसे किया मल्टीवेरिएट एनालिसिस, रिलेशनल प्लॉट को यूज़ किया। कौन सा प्लॉट यूज़ किए, रिलेशनल प्लॉट। आप ये सारे प्लॉट्स को जब जाकर स्टडी करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद ही ये चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एसएनएस सी बॉन्ड का मैंने रिलेशनल प्लॉट यूज़ किया, एक्स पर क्या दिया, लाउडनेस, एक्स पे लाउडनेस है ना मेरी, एक फीचर है, वाई एनर्जी, डेटा के अंदर डेटा दिया, टू पैरामीटर को यूज़ किया, मोड जो 1 वाला है 0, यानी ये जो मेरा 1 है ना उसको आप एक रंग दे दो, और 0 वाले को एक कैटेगरी को एक रंग दे दो, दूसरी कैटेगरी को दूसरा रंग दे दो, ठीक है, वही किया उसने। अच्छा, यहाँ पे साइज मैंने रखा है की, कि जो मेरे डेटा पॉइंट का साइज है ना ये की के साथ, इसके अंदर 4 वेरिएबल्स का एनालिसिस हो रहा है, 3 नहीं है, मैं शायद भूल गया हूँ, वर्सेस की 3 4 वेरिएबल एक प्लॉट के अंदर यूज हो रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, कि आप जो व्हीकल है उनको ऐड कर दो साइज के तौर पे, ठीक है, यानी कि जितना बड़ी वो चीज़ होगी उतना बड़ा साइज, कलर के जरिए डिफरेंशिएट कर दो, और जो 2 न्यूमेरिकल है उनका आपस में स्कैटर प्लॉट ऐसे ड्रॉ कर दो। इस तरह मैंने 3 कैटेगोरिकल फीचर का प्लॉट ड्रॉ किया, जॉनरा, की और मोड। ये देखिए कितना अच्छा प्लॉट है। ये मेरे पास 2 कलर्स हैं, एक मोड क्या नाम है 0, ठीक है, और की मेरी क्या बता रही है कि ये देखें ये जॉनरा है, ये मेरी जॉनरा के हॉलीवुड के सारे गाने हैं जिनकी की ये है, ठीक है, और मोड उनका ये है। तो ये मेरे पास कुछ इंट्यूशन है। कैसे ही बनाया मैंने, बार प्लॉट के जरिए, सी बॉन्ड का बार प्लॉट यूज़ किया, एक्स पे जॉनरा दी है, ठीक है, वाई पर की दी है मैंने अपनी, और ह्यू कलर चेंज कर दिया है, कलर को मैंने डिफरेंस कर दिया मोड के हिसाब से। मोड की 2 कैटेगरी है, 2 कलर दे दो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये मैंने एक और मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया। अब मैं आ जाता हूँ फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है। ईडीए मैंने कर लिया, पूरा हमारा ईडीए कंप्लीटेड है, एनालिसिस हमने किया, ठीक है। एक सेकेंड, ये पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? यस आई विल शेयर, क्या नाम है, तो नोटबुक, तो ये सब आपको, ये कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, एक दिन में डाइजेस्ट करने के लिए बेशक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सारा जब आपके सामने हुआ हुआ है, आप एक एक प्लॉट को देख लोगे तो ये आप खुद भी कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। अच्छा, अब पर हमने कुछ मिसिंग वैल्यूज़ देखी थी, ठीक है।
हमने कुछ आउटलायर्स देखे थे। हमने सिर्फ आउटलायर्स को, ये बस छोटी सी चीज़ रह गई है, इसको हम देखते हैं कि अभी हमने ईडीए के अंदर क्या किया। एक बड़ा की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडीए के अंदर हमने सिर्फ इश्यूज को हाईलाइट किया, उन इश्यूज को सॉल्व नहीं किया। हमने आउटलायर्स को डिटेक्ट किया, हमने चेक किया कि हमारे आउटलायर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं या नहीं है। हमने उनको आउटलायर्स को ठीक नहीं किया, मिसिंग वैल्यूज चेक की कितनी है, उसको हमने ठीक कर लिया। लेकिन ईडीए के अंदर हमारा काम ये होता है कि हम इश्यूज को पॉइंट आउट करें और फीचर इंजीनियरिंग के अंदर उन इश्यूज को सॉल्व करें। सही है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज हाइलाइटेड इन ईडीए। ठीक है, अच्छा, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चूज यूज करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से हमारी साइकिट लर्न लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी साइकिट लर्न। साइकिट लर्न जो हमारी लाइब्रेरी है, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन इसका मेन काम मशीन लर्निंग में होता है। आप जितने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ करोगे इंशाल्लाह, वो साइकिट लर्न से करोगे। अच्छा, साइकिट लर्न के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कॉलम्स है ना, हमने उनको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मर हमें दिया होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, ये हमारे बड़े काम आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कोड लिखा, फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट कंपोज। ठीक है, साइकिट लर्न के हमारे कंपोज मॉड्यूल में से क्या इंपोर्ट कर दो, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अच्छा, इसका क्या काम होता है अभी हम देखते हैं। ये हमारे डेटा की कुछ हैंडलिंग आउटलायर्स, मैं अपने आउटलायर्स को हैंडल कर रहा हूँ सिर्फ एक सिंगल कोड के अंदर इंशाल्लाह, एक सिंगल कोड के अंदर ये हमारे आउटलायर्स हैंडल हो जाएंगे। हमने ऊपर डांसेबिलिटी के आउटलायर्स निकाले। ठीक है, हमारा एक एनर्जी मॉडल था, उसके आउटलायर निकाले, लाउडनेस के निकाले और टेम्पो के निकाले। अब इनको मैं क्या कर रहा हूँ, आउटलायर्स को कैप करता हूँ। व्हाट इज मीन बाय कैपिंग ऑफ आउटलायर्स, जरा ऊपर चल के 1 मिनट को इसको रिवाइज करें। ये देखिए, मैंने कहा था, ये देखिए, मैंने कहा था कि जो इस लिमिट से बाहर होगा आउटलायर, वो आउटलायर होगा, और जो इस लिमिट से बाहर होगा वो आउटलायर होगा। अगर हम क्या करें, इन आउटलायर्स को डिलीट करने की बजाय ऐसा कहें, ऐसा कुछ करें कि इन आउटलायर की जो वैल्यूज है ना, उस जगह ये वाली लिमिट स्टोर हो जाए। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ये वैल्यू 250 या 260 है, तो वो 260 कैप हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, वो ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाए। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 198, 180, तो वो जो 260 है वो 180 बन जाए। ये जितनी भी वैल्यूज आउटलायर लिमिट से बाहर है ना, ये सारी अपर लिमिट ही बन जाए, यानी कि अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो इनको चली जाए। ठीक है, और लोअर लिमिट के अंदर ये जो वैल्यू है, ये बजाय इसके इसको ये वाली वैल्यू मिल जाए, तो क्या होगा, ये आउटलायर्स खत्म होंगे और लिमिट के अंदर आ जाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी, मैंने 4 फंक्शंस बनाए। ठीक है, 4 फंक्शन क्या बनाए, कैप डांसेबिलिटी, कैप एनर्जी, कैप लाउडनेस, कैप टेम्प। ठीक है, सिंपल। आपको आई होप, जिनको ऑब्वियसली सबको पाइथन के बेसिक्स तो आते होंगे, तो आपको फंक्शन बनाना भी आता है। कैप डांसेबिलिटी बनाया, उसके अंदर मैं एक क्या नाम है आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, आर्ग्यूमेंट बेसिकली मेरा क्या होगा, एक कॉलम होगा, एक वेरिएबल होगा, सॉरी एक फीचर होगा, एक कॉलम होगा। ठीक है, रिटर्न रिटर्न क्या करना है, numpy डॉट क्लिप। अच्छा, ये क्लिप क्या है, ये numpy का एक फंक्शन है, ये क्लिप करता है। क्लिपिंग क्या करता है, यानी कि वही काम जो हमने करना है, यानी कि जो हमारे अपर लिमिट से बाहर है उनको अपर लिमिट के अंदर कर दो, यानी कि खास लिमिट के अंदर काम कर दो। यानी कि फॉर एग्जांपल numpy np डॉट क्लिप करता है, एक पूरे डेटा सेट, यानी कि एक पूरे फिगर को, एक पूरे क्या नाम है उसको एक पूरे कॉलम को एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ले आता है। रेंज में क्या दे रहा हूँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मेरा जो सारा डेटा है ना, ये सारा जो डी मैं आपको कॉलम दूंगा, उसको क्या करो, उसको एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके दरमियान ले आओ, इसके दरमियान क्लिप कर दो, कोई चीज इससे बाहर ना हो। यानी कि जो अपर लिमिट से बाहर है लिमिट बन जाएंगे, जो लोअर लिमिट से बाहर है वो लोअर लिमिट बन जाएंगे, और मेरे आउटलेट्स खत्म हो जाएंगे। यही काम मैंने एनर्जी के साथ किया, ये मैंने अपने सारे फीचर के साथ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको कॉल कर रहा हूँ। कैसे कॉल कर रहा हूँ, मैं अपने फीचर के ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूँ, डेटा डांसेबिलिटी इज इक्वल टू डेटा डांसेबिलिटी डॉट अप्लाई कैप डांसेबिलिटी, यानी कि अपने फंक्शन को मैं अप्लाई कमांड यूज करके अप्लाई कर रहा हूँ। जिनको पाइथन के बेसिक्स आते हैं उनको ये चीज पता होगी। ठीक है, 4 फंक्शन बनाए, हर फंक्शन को मैंने उस वेरिएबल के ऊपर, उस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि जो मेरा डेटा के अंदर डांसेबिलिटी वाला कॉलम है ना, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाए,
नया डासेबिलिटी कॉलम हो जाए जिसके ऊपर ये वाला फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। यही काम मैंने क्या नाम है चारों क्या नाम है उसके साथ किया। ये मेरी अप्रोच है, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आप कोई और अप्रोच यूज़ कर सकते हो, आप ये काम किसी और तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। हमारा मकसद ये सिखाना है कि करना क्या है, करने की अप्रोच चेंज हो सकती है। कोड मैं नहीं कह रहा कि यही कोड आप हर जगह चलाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ये अप्रोच थी, आप कोई और अप्रोच कर सकते हो। मैंने नमपाई का क्लिप फंक्शन यूज़ किया है, आप नमपाई का वेयर फंक्शन करके कुछ कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। या आप सिंपल पांडा का लिख लो एक कोड कि डेटा जहाँ पे ट्रांसडासिबिलिटी कम है उसको इक्वल करके कर लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी करना चाहो, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा-सा, क्योंकि ये अप्रोच थोड़ी छोटी थी, इसके अंदर मैंने अपने सारे आउटलायर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए, ठीक है। ओके। अब हमारे डेटा प्रोसेसिंग के अंदर एक और चीज़ आती है, फीचर कंस्ट्रक्शन। हमें कुछ फीचर्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो मेरे डेटा का क्या नाम है वो था, रिदम था, जो मेरे डेटा का एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसके अलावा उसके लिहाज से मैंने कुछ फीचर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, वो आपको बताता हूँ। फीचर कंस्ट्रक्ट क्या होता है? नए वेरिएबल बनाना सिंपली, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ आई एम सॉरी, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है इंस्ट्रूमेंटलनेस, उसके अंदर मैं 4 कैटेगरी बना रहा हूँ। जो मेरी इंस्ट्रूमेंटलनेस की वैल्यू 0.1 से कम है उसको मैं लो कह रहा हूँ, जो ज़्यादा है उसको मॉडरेट कह रहा हूँ, जो कम उससे ज़्यादा हाई वेरी हाई। 4 कैटेगरीज बनाई, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने, कैटेगराइज इंस्ट्रूमेंटलनेस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो इंस्ट्रूमेंटलनेस यानी जो भी मेरा कॉलम है उसके अंदर कोई वैल्यू 0.0 से कम है और 0.1 से ज़्यादा है, यानी कि 0.0 से ज़्यादा है, 0.1 से कम है, तो वो लो बन जाए। इस तरह मैंने 4 कैटेगरीज़ बनाई, ठीक है। और मैंने एक नया क्या नाम है फीचर कंस्ट्रक्ट कर दिया ऐसे। तो आपके डेटा के ऊपर होता है कि जब आपको फीचर कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप फीचर कंस्ट्रक्शन भी करते हो। यही काम मैंने स्पीचीनेस के साथ किया और मैंने 4 और वेरिएबल्स के साथ किया, ठीक है। और बाद में मैंने इनकी एक्चुअल जो चीज़ थी उनको ड्रॉप कर दिया। अब देखें, जो ऊपर मेरे ये वेरिएबल थे, ये वाले 4, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना बड़ी ख़राब आ रही थी। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको न्यूमेरिकल ही नहीं रखा, मैंने इनको डिलीट मार दी, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने इनको रखा ही नहीं, मैंने क्या किया, इनकी कैटेगरीज़ बना दी। कैटेगरी बना के मैंने इनको डिलीट कर दिया। तो ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक चीज़ डेटा को अंडरस्टैंड करना है। आपका डेटा जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आपको उसके ऊपर दिमाग लगाना है, अंडरस्टैंड करना है डाटा को करना क्या है। आपको करना आना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। डेटा साइंटिस्ट को, मशीन लर्निंग इंजीनियर को बस ये पता होना चाहिए करना क्या है। कैसे करना है वो पता लगता रहता है, ठीक है ना। वो तो आपको आजकल पता है बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं जिससे आप पता कर लोगे। जब तक आपको ये ही पता कि मैंने करना क्या है, तब तक अगर आपको सिंटेक्स 1000 भी रटा होगा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ओके। तो एक छोटी सी चीज़ होती है हमारी कि लास्ट थिंग हमारी फीचर इंजीनियरिंग की, कि हम अपने जो हमारे कैटेगोरिकल फीचर्स हैं उनको हम इनकोड कैसे करते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, जॉनरा है, ये कैटेगरी है, ठीक है। और ये देखिए 4 कैटेगरी हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, ये देखिए, ये मेरा डेटा सेट है ना, ये मेरा डेटा सेट है। जॉनरास के अंदर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, या पॉप क्या लिखा हुआ है, एक लफ्ज वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सारे कैटेगरी लो लो हाई, ये देखें मैंने अभी किया था कि फीचर कंस्ट्रक्ट। तो अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई कैटेगोरिकल वैल्यूज आ जाएं तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते मशीन लर्निंग मॉडल में, क्योंकि आपके मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को समझते हैं। उनको नहीं पता ये पॉप क्या लिखा हुआ है, क्या वो, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो इसको करने के लिए आप इनको इनकोड कर देते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ठीक है। उसके लिए हम इनकोडिंग यूज़ करते हैं, इनकोडर्स यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इनकोडिंग कैटेगरी। वन हॉट इनकोडर यूज़ होता है और ऑर्डिनल इनकोडर यूज़ होता है। ऑर्डिनल इनकोडर और वन हॉट इनकोडर, ये एक छोटी सी मिसाल के अंदर मैं आपको बताता हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम अपना क्यूए सेशन करते हैं। आई होप, मुझे पता है काफ़ी, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट ही ऐसा होता है कि काफ़ी लंबा होता है। ये अक्सर जो टीचर्स हैं वो छोटा करके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उसको डिटेल पढ़ाने का आदी हूँ, क्योंकि अगर आपकी प्री प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है तो आपकी मशीन लर्निंग अच्छी हो ही नहीं सकती। बस ये हम इसको कंक्लूड करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेते हैं, लास्ट पार्ट है। अच्छा, 2 किस्म के इनकोडर यूज़ होते हैं। अब ये 2 किस्म के इनकोडर क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा 2 टाइप का होता है।
हमारे पास जो कैटेगोरिकल डाटा होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक ऑर्डिनल डाटा और एक क्या नाम है, नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे डाटा के अंदर कैटेगरीज बनी हुई है जिस तरह ये है, ये देखिए, लो, हाई, वेरी हाई, मॉडरेट, ठीक है, एक्सट्रीम, ये क्या है, एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, लो सबसे कम है, हाई उससे ज्यादा है, वेरी हाई उससे ज्यादा है, एक्सट्रीम उससे ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं लो को कह दूं 1, हाई को कह दूं 2, वेरी हाई को कह दूं 3 और एक्सट्रीम को कह दूं 4, ठीक है ना, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगी ना। मुझे बजाय इनके लो हाई लिखने के बजाय मैं लिख दूं 1 2 3 4, ये एक ऑर्डिनल है, ठीक है, कि एक डाटा दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन क्या मैं ये काम जेंडर के अंदर कर सकता हूँ? अगर मेरे पास जेंडर है मेल या फीमेल, तो मैं कहूँ मेल 1 फीमेल 2, ठीक है, कि मेल जो है वो ऑर्डर में नीचे है, फीमेल ज़्यादा है, और यानी कि फीमेल यानी कि ऑर्डर में बड़ी है, उनकी ज़्यादा अहमियत है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा जो डाटा उसको हम नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा करते हैं। तो इन दोनों को डील करने की अलग अलग जो है वो अप्रोचेज होती है। मैंने क्या किया कि जो मेरा जॉनरास था, एक मिनट, ये देखिए, मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो ऊपर बात की मैंने उनको यूज़ किया हुआ है। मैंने एक इनकोडर बनाया, ठीक है, इनकोडर के अंदर मैंने ये सिंटेक्स में आपको समझाता हूँ और ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ कोड होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, मैंने क्या किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था मैंने वो कॉल किया, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर मैंने कॉल किया, ठीक है, और मैंने दो ट्रांसफॉर्मर्स बनाए इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके, उनको आप पहले उसका आपको उनका नाम देना होता है, ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर जो अपना वन हॉट इनकोडर देते हो। ये मैंने अपना वन हॉट इनकोडर दिया, ठीक है, जो मेरे जॉनरास को और मोड को इनकोड करा। अब जॉनरा मेरी क्या है, पॉप, सूफी, गजल, ठीक है, ये इनको मैं 1 2 3 4 तो नहीं, इनको एक ऑर्डर तो नहीं दे सकता कि एक जॉनरा दूसरे से बरी है, नहीं ना। तो मैं इसको वन हॉट इनकोड करता हूँ। इसके रिजल्ट क्या होगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यही मैं मोड के साथ करूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ मेरी वैल्यूज है जिनके अंदर ऑर्डर है, जैसे इंस्ट्रूमेंटलनेस कैटेगरी, स्पीचीनेस कैटेगरी, ये क्या है 1 2 3 4, यानी कि लो, हाई, वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑर्डिनल इनकोडर। और जो नॉमिनल डाटा है उसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ, वन हॉट इनकोडर। ये सिंटेक्स आप देख लें। सिंटेक्स क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर मैंने यूज किया है। इसके अंदर आपने जितने ट्रांसफॉर्मर लगाने होते हैं, यानी कि जितने आपने लगाने होते हैं ट्रांसफॉर्मर, आप सबसे पहले उनकी लिस्ट देते हो। ये मैंने एक लिस्ट पास की, ये देखें एक लिस्ट, उसके अंदर मैंने दो ट्रांसफॉर्मर यूज किए। पहला ट्रांसफॉर्मर ये, पहले उसका नाम लिखना होता है आपको, ठीक है, नाम लिखने के बाद आप उस ट्रांसफॉर्मर को सिंपली उसका नाम लिखते हो, वन हॉट इनकोडर मैंने ऊपर इंपोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ ड्रॉप इज इक्वल टू फर्स्ट, पहला जो है वो ड्रॉप कर दो, ठीक है, और ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं। किन कॉलम्स के ऊपर इसको लगाना है, जॉनरा के ऊपर और मोड के ऊपर, ठीक है। इस तरह मैंने ऑर्डिनल इनकोडर को कॉल किया सिंपली, और किन कॉलम्स के ऊपर लगाना है उनकी लिस्ट दे दी। रिमाइंडर इज इक्वल टू पास थ्रू, इसका भी मैं भी आपको मतलब बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इनकोडर बन गया। उसके बाद इसको मैं अपने डेटा के ऊपर फिट कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, कि उसको अपने डेटा पे ट्रेन करना और अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। तो हमारा डेटा जो है कुछ इस शेप का आ जाता है। देखिए, जो मेरी जॉनरा थी, बॉलीवुड, क्लासिकल, फोक, गजल, इंडी, पॉप, ये देखिए ये सारी जॉनरा अलग अलग आ गई। और अगर तो ये क्या नाम है जॉनरा एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये बॉलीवुड जॉनरा ये वाला गाना, तो यहाँ जीरो आ जाएगा वरना वन आ जाएगा, ठीक है। अगर तो ये क्या नाम है क्लासिकल है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, सॉरी अगर क्लासिकल है तो वन आ जाएगा वरना जीरो आ जाएगा। तो इस तरह मैंने इनको एक बुलियन वैल्यू बना दी, ठीक है। और जहाँ हम देखते हैं अपनी कैटेगरीज की, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखिए कैटेगरी थी ना, ये बजाय इसको लो हाई और वेरी हाई लिखने के उन्होंने 1 2 3 4 दे दिया। ये ऑर्डिनल इनकोडिंग है और वन हॉट इनकोडिंग है। ये सिंपली अब हमारा डाटा तैयार है, हमारी प्री प्रोसेसिंग मुकम्मल है मशीन लर्निंग मॉडल को देने के लिए। देखिए इसके अंदर कोई भी क्या नाम है वैल्यू जो है वो हमारी नॉन न्यूमेरिकल नहीं है, कैटेगोरिकल नहीं है। मुझे पता है मैंने ये वन हॉट इनकोडर ज़रा जल्दी जल्दी में समझाया इनकोडर, आप इसको यूट्यूब पे किसी छोटी वीडियो में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने इसको सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या काम किया कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। डेटा प्री प्रोसेसिंग में अगर आपको स्टेप लिख दूंगा तो आप इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टैंड डेटा। सेकंड स्टेप, क्लीन डेटा। थर्ड स्टेप, highlight insights and issues via EDA.
EDA के ज़रिए इनको करो। करेक्ट द इश्यूज यूजिंग फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में कौन कौन सी टेक्निक? आउटलायर रिमूवल या कैपिंग। आउटलायर कैपिंग ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में सिखाई, और इनकोडिंग ऑफ कैटेगोरिकल डाटा। एक चॉइस इसके अंदर और होती है, वो आप खुद सर्च करेंगे, वो होता है स्केलिंग ऑफ डाटा, कि आपने सारे डेटा को एक स्केल में लाना होता है। चूंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा, तो ये आपके देखिए हमारे सारे आज के लेक्चर का क्रक्स था, ये हमने सारा काम जो है वो किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा काम हमने किया, ठीक है। और यही आपकी सारी तकरीबन डाटा प्रोसेसिंग होती है 80 to 85%। बाकी आपके डेटा के मुताबिक इसके अंदर नई चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्रक्स था आज के डेटा का। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको आउटलायर कैपिंग एन्कोडिंग के ऊपर लेक्चर्स लेने चाहिए, देखने चाहिए। ये मैंने ज़रा जल्दी में बताई है, तो इसके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर मैं आपको आंसर करता हूँ। तो अब आपके जो जो क्वेश्चन है वो आप पूछें जी। ओके, हर्षित चौधरी का क्वेश्चन, इफ़ देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरी देन व्हाट कैन आई डू। अच्छा, ये आप मुझे बताएं, आप किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास लॉट ऑफ कैटेगरी किस लिए हो, यानी कि इनकोडिंग करने के लिए? इनकोडिंग की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो ज़्यादा फीचर्स बन जाएंगे। जिस तरह मेरे पास अब 5 जॉनरास थी, तो इनकोडिंग करने के बाद मेरे 5 जॉनरास बन गई, ठीक है ना, 5 कॉलम्स बन गए। अगर बिग डाटा हो तो क्या मसला है, ठीक है। अगर बिग डाटा हो तो भी कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा फीचर्स हैं तो ज़्यादा कॉलम्स बन जाएंगे, उसके अंदर कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आपके डेटा के अंदर ज़्यादा फीचर्स बन गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा 50 फीचर बन गया है, 30-40 फीचर बन गया है, तो आप क्या करोगे? इतने ज़्यादा वेरिएबल्स बन गए इनकोडिंग करने के बाद, क्योंकि इनकोडिंग से वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे? तो आप उसके ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हो, पीसीए, ठीक है। आप उसके ऊपर पीसीए करते हो। पीसीए क्या करता है कि आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल कर दे देता है। आपको वो फीचर्स निकाल कर दे देता है जो डेटा को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो फीचर निकाल कर दे देता है जिनकी वेरिएंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए ना, एक और चीज़ निकल आई प्री प्रोसेसिंग की, तो कभी भी 100% या 120% प्री प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, आपकी वो प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। आप डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, ज़्यादा फीचर बन गया, आपको सर्च मारोगे कि क्या करना चाहिए, आपको पता चलेगा पीसीए के बारे में, पीसीए पे सर्च करोगे, पीसीए करोगे। बाय द वे, इस प्रॉब्लम में मैंने पीसीए किया था, ठीक है ना जी, कि आपका जो डायमेंशंस है, वेरिएबल्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए जी पीसीए यूज़ होता है। वो बताता है कि कौन-कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लोगे और बाकी आप छोड़ दोगे। वो वाले आप इंक्लूड कर लोगे, ठीक है, बाकी आप छोड़ दोगे। बार प्लॉट और बॉक्स प्लॉट सेपरेटली, एक सेकेंड, व्हेन यू कैन यूज इट। देखिए, जब हम बार प्लॉट क्या नाम है ड्रॉ कर रहे थे, देखो बार प्लॉट जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल फीचर्स का होता है, ठीक है। और जो बॉक्स प्लॉट होता है वो बार प्लॉट जो होता है वो कैटेगोरिकल फीचर्स का होता है, सॉरी, और बॉक्स प्लॉट जो है वो न्यूमेरिकल फीचर्स का होता है, ठीक है ना। तो अब जब आप यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हो किसी न्यूमेरिकल फीचर का, तो जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर बॉक्स प्लॉट ही ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर बार प्लॉट का तो कोई काम नहीं है। और अगर आप कैटेगोरिकल फीचर की बात कर रहे हो, जिस तरह हमने किया, तो उसके ऊपर आप बार प्लॉट ड्रॉ करोगे, उसके अंदर बॉक्स प्लॉट का कोई काम नहीं है। दैट्स व्हाई। आई एम सॉरी। अच्छा जी, कलीमुल्लाह यूनुस का क्या सवाल है? डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। हाँ, देखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये है जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस ही होता है, जिसके अंदर आप डाटा के रिलेशनशिप्स बता रहे हो, ठीक है। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? अगर तो हम इसके अंदर अभी रिग्रेशन इंक्लूड कर देते, ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाती, जिसके अंदर आप एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हो, सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो और फिर उनके चार्ट बना रहे हो, उसका क्या नाम है, आप क्या नाम है, कोई डैशबोर्ड बना रहे हो, ठीक है। तो वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स क्या है? जिसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हिट कर रहे हो, यानी कि मुझे डाटा दे दो, कोई कंपनी मुझे अपना डाटा दे, और कहीं आपने, यानी कि आप जैसे क्या नाम है, जो लीव करना चाहते हैं बेशक लीव कर दें। एक मिनट, नूर भाई लीव कर सकते हैं ना? नूरुल हसन बताएं।
अच्छा, पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स क्या है? देखें, पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स ये है कि एक तो है कि आपको डाटा दे दिया जाए और आपको कोई सवाल ना दिए जाएँ, आप उसके ऊपर खुद से इनसाइट्स निकालो जिस तरह मैंने किया। एक है कि कंपनी आपको डाटा दे कि हम ये निकलवाना चाहते हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिख कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी कहे कि हमारा जो है ना लॉस में जा रहा है, ये फलानी प्रोडक्ट सेल में जो है ना ये लॉस में जा रही है। आप चेक करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ह से लॉस में जा रही है, हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। ये है पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। येस, एज़ नूरुल हसन सेड। एनी अदर क्वेश्चन? According to the Pakistani marketplace, what would you recommend us to get start with? इस बारे में मैं अगर कहूँ तो दो फील्ड्स मैंने जहाँ तक देखा है ऊपर जा रही है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस की और एक मशीन लर्निंग डेटा साइंस की। ठीक है, और वो भी अगर आप डीप लर्निंग को स्टडी करते हो डेटा साइंस के अंदर, ओनली मशीन लर्निंग। ठीक है, तो लेकिन ऑब्वियसली जो डेटा साइंस की मशीन लर्निंग की फील्ड है, चूँकि वो एआई के साथ इंटीग्रेटेड है, तो उसका ज़्यादा चार्म आएगा। ठीक है ना, वो आगे जाएगी ज़्यादा। और बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ क्या नाम है ये बिजनेस के अंदर रह जाता है। तो मेरे लिहाज से डेटा साइंस जो है वो ज़्यादा उसके अंदर जाएगी क्योंकि वो एआई से इंटीग्रेटेड है और बीआई जो है वो एआई से इंटीग्रेटेड उस तरह नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? जेंगो एंड फ्लास्क तो आपकी वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं ना, तो आप जब अपना एआई मॉडल बना लो तो उसको डिप्लॉय करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका एआई मॉडल है, आप उसको डिप्लॉय करने के लिए आपने मॉडल बना लिया है, आपने डेटा साइंस की कोई वेब ऐप बना ली है, तो अब आप डैशबोर्ड बना लिया, अब आप उसको वेब पे डिप्लॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना उसका वेब ऐप लिखनी है, तो उसके लिए आप फ्लास्क यूज़ कर सकते हो, जेंगो यूज़ कर सकते हो, फ्रेमवर्क है बेसिकली। मैं तो काफ़ी रिसर्च देखता रहता हूँ। जी नूरुल हसन भाई। सो आई गेस ऑलमोस्ट टाइम पूरे 2 घंटे हो गए हैं एंड स्टिल ऑलमोस्ट लास्ट तक हमारी जो ऑडियंस स्टूडेंट्स थे वो ऑलमोस्ट सेम रहे थे 45 40 कांस्टेंट रही थी वे एंड लेट्स सी क्वेश्चंस अगर इनके हो गए हैं तो उसके अलावा जस्ट अ स्मॉल फीडबैक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ मैसेज और एनीथिंग कि आपको बोर लगा बिकॉज इट्स काफ़ी लेंथी हो गया है आई नो काफ़ी लेंथी हो गया है आपको बोरिंग लगा क्या चीज़ें समझ नहीं आई कुछ हुआ तो आप काइंडली फीडबैक भी अपने देते रहिएगा सो हम इसमें ऑब्वियसली चीज़ें इंप्रूव कर पाएँ क्योंकि इसमें हमारी भी लर्निंग है इसमें आपकी भी लर्निंग है एंड तैयब बल्दी का क्वेश्चन है सर एज यू देयर यू नो देयर इज़ वेरी लिमिटेड जॉब्स इन एआई सो डिफिकल्ट टू ग्रैप्स फॉर फ्रेशर्स तैयब फ्रेशर्स के लिए हर फील्ड में ही लिमिटेड जॉब्स हैं ठीक है सो अपने आप को फ्रेशर काउंट ना करो अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाओ कि आप एक्सपीरियंस के लेवल पे तो फ्रेशर हो बट स्किल्स के लेवल पे ना हो ठीक है तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करो प्रॉब्लम नहीं है अपने पे भरोसा रखो हो जाएगा weights of the data behind the LLMs are similar to what we're dealing with right now but in large scale so it's completely different the entire web is the data LLMs fed with the entire web join a little bit but it was interesting and interactive session thank you जी अरमान आप बताएं कैसा रहा सो आई गेस चलें हम इसको वाइंड अप करते हैं आई होप कल इंशाल्लाह दोबारा अ, इस पे हम वो काम स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन पे कल बात करेंगे एंड आई होप सब लोग सेम प्रोसेस सेम है आपने सेम लिंक पे क्लिक करना एंड 10 PM आप ज्वाइन कर लेंगे इवेंट को ठीक है सो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है किसी को क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में बात कर सकता है ग्रुप में पूछ सकता है सो हैव अ गुड नाइट अल्लाह हाफिज़